चलिए, रेडी? जाना है क्या आज? क्या बात है, आज तो इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, उसमें कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड और उसमें स्टेप एक्विजिशन, ये बात हम कर रहे हैं। एक्वायरर और एक्वायरी का रिलेशनशिप होने के पहले ऑलरेडी जो अब एक्वायरर बन चुका है, उसका पहले से जो अब एक्वायरी है उसमें कोई प्रीवियस इंटरेस्ट था, मतलब कंट्रोल अभी आया है लेकिन पहले से शेयर्स ले रखे थे, और उसको हम कहते हैं प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट। और इसका एक और नाम प्यार से क्या रखा गया है? स्टेप एक्विजिशन। स्टेप एक्विजिशन का सिंपल मतलब यह था कि कंट्रोल पहली बार में नहीं आया है, ठीक है? कंट्रोल पहली बार में नहीं आया, मतलब या तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था ए लिमिटेड बी लिमिटेड, तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 30% शेयर्स ले रखे थे, तो यहां पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था, तो एसोसिएट थी बी लिमिटेड, और बाद में सपोज 45% और ले लिए, तो बाद में कंट्रोल आया, ठीक है? पहली बार में कंट्रोल नहीं आया। हो सकता है 30% के बाद 10% और लिए तब भी कंट्रोल नहीं आया, 40% हो गया, और 40 के बाद फिर 25% ले लिए तो 65% हो गया, तो कंट्रोल आ गया। तो स्टेप एक्विजिशन के हमने केसेस देखे थे, हम थोड़ा सा एक रिव्यू में आपको बता रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि जब 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 इंड एस 103 में स्टेप एक्विजिशन का केस होगा, तो दो बातें अपने को ध्यान रखनी कि दो तरीके से वो सवाल हमारे सामने आ सकता है। और क्या? पहला, आप पहले पैसिव इन्वेस्टर हैं, पैसिव इन्वेस्टर यानी पीआई, मैंने कहा था कि पैसिव इन्वेस्टर इन्वेस्टर रिलेशनशिप है, मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं है, मतलब अभी हम अज्यूम कर लेते हैं 20% पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आता है जनरली, तो 20% से कम। तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के पहले 10% शेयर ले रखे थे, 11% शेयर ले रखे थे, और उसके बाद 50% और ले लिए, 60% और ले लिए, तो कंट्रोल आ गया। तो एक बात हो गई पैसिव इन्वेस्टर टू कंट्रोल, और दूसरी बात होगी कि नहीं साहब, पहले तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था, सीधे 30% शेयर थे, 20% से उससे ज्यादा, और बाद में और फर्दर शेयर ले ली जिससे कंट्रोल आ गया। तो ये दूसरा केस था, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एसोसिएट रिलेशनशिप से कंट्रोल पे जाना। तो ये बात बिल्कुल क्लियर रखें कि जब 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 सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की बात होगी, एसोसिएट की बात होगी, तो फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग के लिए इंड एस 28 लगता है, इक्विटी मेथड, और हम इक्विटी मेथड पढ़ चुके हैं वैसे, ठीक है? तो यहां पर हमने एक एग्जांपल भी लिया था, हमने जो एग्जांपल लिया था वो पैसिव इन्वेस्टर से कंट्रोल का लिया था। तो मैंने बोला था भाई सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, पैसिव इन्वेस्टमेंट है तो कोई इंड एस 28 कोई इक्विटी मेथड भी नहीं लगनी है, तो इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक एंट्री हो गई, ठीक है? और उसके बाद कंट्रोल आया, तो मैंने क्या कहा था? कंट्रोल आया, ठीक है? तो आपको प्री बीसी, सबसे पहले तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के पहले अगर कोई उस ऑलरेडी हेल्ड इन्वेस्टमेंट की कोई फेयर वैल्यू है, तो आपको फेयर वैल्यू चेंज का प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए। सर ऐसा क्यों? अरे भाई सारी बात है, जितनी भी बातें हो रही हैं एट बीसी वो फेयर वैल्यू पे ही हो रही है, तो उस इन्वेस्टमेंट की भी फेयर वैल्यू आपको माननी चाहिए। और अकाउंटिंग जैसे फिर कंट्रोल आया, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के वक्त एट बीसी क्या एंट्री हमने कर ली, वही जो हमेशा से करते आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई कि हमने 15% पहले था और 65% बाद में हुआ, तो अल्टीमेटली हम बाद में जब ये एक्विजिशन की एंट्री कर रहे हैं तो ये मानकर नहीं कर रहे हैं कि 65% लिया, हम ये मान रहे हैं कि भाई 15 पुराना 65 अभी, हमने तो 80 लिया, ठीक है? और पुराना 15 चला गया, तो नेट 65 पे बात हो गई थी। और इसीलिए मैंने कहा कि भाई नेट एसेट आप पूरी 100% लेंगे, नेट एसेट आप पूरी 100% लेंगे, लेकिन उसमें से जो एनसीआई का है वो हटा देंगे, तो अब आपका 80% हो गया। कितना हो गया? 80%। 80% के लिए ये जो टू कंसिडरेशन है ये तो केवल बाद वाले के लिए था, 65% के लिए, ठीक है? तो इसका मतलब जो पुराने इन्वेस्टमेंट हैं वो भी कंसिडरेशन का पार्ट है, मैंने ये कहा था। हम कैसे सोचेंगे? हम सोचेंगे कि भाई हमने जो फर्दर शेयर्स लिए हैं उसके लिए क्या कंसिडरेशन दिया है हमने? 80 लाख,
और जो पहले से शेयर्स थे उसकी वैल्यू 750 है, तो वो डी रिकॉग्नाइज हो गए। तो अल्टीमेटली हमारे पास से ये 80% आने के लिए क्या क्या गया, हमारे पास से ये 80 लाख रुपीस गए और साथ में 750 के पुराने इन्वेस्टमेंट भी चले गए। तो हमने बस ये सीखा कि पैसिव इन्वेस्टर से अगर हम कंट्रोल पर जाते हैं तो उस केस में हम ऑलरेडी हेल्ड इन्वेस्टमेंट जो है हमें पहले तो उसको फेयर वैल्यू पे लेकर आना है, प्री वीसी एंट्री होगी। याद करिए जब हमने एक्विजिशन मेथड की आपको 7 स्टेप्स बताई थी तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि 7वीं स्टेप में एंट्री होगी, और एंट्री में मैंने 3 हिस्से किए थे, प्री वीसी, एट वीसी, पोस्ट वीसी। तो ये प्री बीसी एंट्री है, इसका इंडेक्स 103 तो एट बीसी एंट्रीज पर एप्लीकेबल होता है। और बस अल्टीमेटली ये हमने एंट्री कर ली, प्री बीसी एंट्री कर ली, और उसके बाद बिजनेस कॉम्बिनेशन पे एक्विजिशन की एंट्री करके हम डेफिनेटली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब जो हमारा केस बनता है वो बनता है एसोसिएट स्टेप एक्विजिशन में ही, और उससे आएंगे हम कंट्रोल पर, एसोसिएट टू कंट्रोल रिलेशनशिप की बात करेंगे। ये भी हमारा स्टेप एक्विजिशन का केस बनेगा। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी तो आना चाहिए सर 80% है हमारा, मान लो 30% हमने बेच दिया, 30% हट तो ये तो लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया। ये भी केस आ सकता है लॉस ऑफ कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल। 80 में से हमने 40% बेच दिया तो 40 रह गया तो कंट्रोल चला गया, ये भी तो होगा। उस दिन से कंसोलिडेशन बंद भी हो जाएगा। तो सर ऐसा सवाल भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। और 80% में से हमने 10% हटा दिया तो लॉस ऑफ कंट्रोल नहीं है, पर हमारा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। सही है ना, 80% में से हमने पहले 20 था एनसीआई, हमने 10% दे दिया वापस से, तो एनसीआई 30% हो गया। तो ये तो कॉमन सेंस है, सोचना पड़ेगा, सारे केसेस पढ़ना पड़ेंगे। तो एसोसिएट टू कंट्रोल पे हम जा रहे हैं। तो देखिए यहां पर मैं सबसे पहले एक जनरल डिस्कशन आपके साथ पहले वापस से कर लेता हूं। जनरल, हालांकि डिस्कशन में पहले भी कर चुका हूं, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसको मैं पहले लेकर आऊंगा। जनरल डिस्कशन करूंगा मैं इक्विटी मेथड पर। ठीक है, इक्विटी मेथड पर, उस पर एक एग्जांपल भी हम लेंगे। तो ए लिमिटेड एक्वायर्ड 30% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड रुपीज 9 लाख, 9 लाख रुपए पर उसने ये इन्वेस्टमेंट खरीद लिए हैं। तो मैं यहां पर बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, एक बैलेंस शीट बना देता हूं आपके लिए। मैं बैलेंस शीट बना देता हूं, और टी फॉर्म में इसलिए बनाता हूं कि थोड़ा सा पता नहीं क्यों एक अपनापन है इस बैलेंस शीट के साथ सबका ही। कितने हम मॉडर्न हो जाते हैं, हम अपनी कई बार ऐसा होता है जड़ों से अलग नहीं होते। इमोशन आज भी हर इंसान में जिंदा है, तो ये बैलेंस शीट इमोशनली जिंदा है सबके दिल में। तो बैलेंस शीट, ये इसको मैं इमोशनल बैलेंस शीट कहता हूं आजकल, है ना, बैलेंस शीट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 9 लाख, मैं एंट्री की पोस्टिंग यही दिखा रहा हूं, और बैंक बैलेंस कम हो गया क्रेडिट 9 लाख, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ये एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ गए डेबिट और बैंक बैलेंस कम हो गया क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। अब आप बोलेंगे सर ये सेपरेट बैलेंस शीट है, कंसोलिडेटेड है। भाई सेपरेट है तो भी पहली बार तो यही आएगा, और कंसोलिडेट में अब हम आगे बढ़ेंगे, तो मैं अभी बैलेंस शीट लिख देता हूं। भाई कंसोलिडेट करने के लिए तो इक्विटी मेथड आएगी ना। अब आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड, अब आगे जो पीरियड था उसमें ड्यूरिंग द पीरियड, ध्यान दें इसमें मैं एक एंट्री अभी आपको न्यू करवाने वाला हूं, जो मैंने पहले इक्विटी मेथड के एग्जांपल में नहीं करवाई थी, वो उसका डिस्कशन करेंगे हम यहां पर अभी। ड्यूरिंग द पीरियड बी लिमिटेड अर्न्स रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए बी लिमिटेड ने अर्न किए। तो इसका शेयर ऑफ बी लिमिटेड क्या आएगा बोलेंगे, शेयर ऑफ बी लिमिटेड 2 लाख, शेयर ऑफ ए लिमिटेड इन्वेस्टर 30%। भाई 2 लाख उसने कमाया,
तो 30% से 60,000 रुपीज। हां सर बिल्कुल सही, ये ए का हिस्सा है, उसे मिला नहीं है, तो वो क्या एंट्री पास होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 60,000। एंट्री बोल रहा हूं मैं, आज एंट्री लिखने की जरूरत नहीं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इसकी टू शेयर इन प्रॉफिट, और शेयर इन प्रॉफिट कहा जाएगा पीएनएल में, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000। ये इक्विटी मेथड चल रही है, ठीक है। आप चाहे तो एंट्री लिख सकते हैं, चलो, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड डेबिट टू शेयर इन प्रॉफिट अकाउंट, और शेयर इन प्रॉफिट डेफिनेटली पीएनएल में ही जाता है। सर बिल्कुल ठीक बात है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो इक्विटी मेथड यही तो कहती है कि आसाडा हक एथे रख, जो आपका हक है वो आप दिखाओ, आपके इन्वेस्टमेंट को ओरिजिनल कॉस्ट पे मत दिखाओ, जो आपका राइट उस कंपनी में क्रिएट हो चुका उस पे दिखाओ। और क्या बताइए, अगर ये ए लिमिटेड की अगर ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, तो क्या बी लिमिटेड की सारी नेट एसेट इसमें जुड़ जाएगी? नहीं भाई, नेट एसेट जो जुड़ती है वो तो सब्सिडरी की जुड़ती है ना, पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप होगा तो कंसोलिडेशन होगा। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि सीबीएस है। आगे बढ़, इक्विटी मेथड सीबीएस में ही लगती है। तो आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां पर यह आ गया। अब ड्यूरिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है, कोई रिवैल्यूएशन हुआ ड्यूरिंग द पीरियड कोई रिवैल्यूएशन हुआ इन बी लिमिटेड, कोई पीपीई पे, कोई भी एसेट पर, तो वो रिवैल्यूएशन हुआ सपोज 6 लाख रुपए का। तो इससे थोड़ा रिवीजन, तो शेयर कितना आएगा बी लिमिटेड का? शेयर ऑफ बी लिमिटेड हर प्रॉफिट में वो तो शेयर होल्डर का हिस्सा है, तो 6 लाख में भी 30% हिस्सा ए लिमिटेड का है। हां सर है, तो 1,80,000, 1,80,000, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी भाई? वो रिवैल्यूएशन की एंट्री जो बी लिमिटेड करेगी, पीई अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अपनी जगह है। ये क्या एंट्री करेंगे बताएंगे आप? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 180 टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट 180। ये किसकी बैलेंस शीट बन रही है भाई? किसकी बैलेंस शीट है ये? ए लिमिटेड की, और ये रिवैल्यूएशन रिजर्व पीएनएल के ओसीआई सेक्शन में जाता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आप एंट्री पास कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर इन आरआर, मैं आरआर लिख रहा हूं 180, और अगली एंट्री होगी आरआर अकाउंट डेबिट टू ओसीआई, तो मैं अभी यही ब्रैकेट में ओसीआई लिख देता हूं। हां सर बिल्कुल ठीक है, तो बड़ा आसान है। इंड एस 28 इक्विटी मेथड। आपके साथ सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है? इंड एस 103 पढ़ते पढ़ते एक 102 का बेसिक आइडिया आपको हो गया, इंड एस 12 का बेसिक आइडिया आपने लिया, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ चुकी है, आपको इंड एस 28 की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ गई इक्विटी मेथड की, और ये सारी चीजें आगे बहुत काम आने वाली हैं। हाँ, तो ये हो गया, और मैं एक और ले लेता हूं, चलिए। ड्यूरिंग द पीरियड एफसीटीआर बी लिमिटेड का फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हुआ होगा, कोई आईएफओ होगा, कोई एनएफओ होगा, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस, जो आप एस 11 में पढ़ते थे वो यहां इंड एस 21 में आप पढ़ेंगे। तो ये हो गया, सपोज मान लेते 3 लाख का वो क्रिएट हो चुका है यहां पर 3 लाख रुपए का, तो शेयर ऑफ बी लिमिटेड, तो 3 लाख इंटू 30%। अभी तक हम एसोसिएट से कंट्रोल पर गए नहीं है, वो बड़ा सिंपल केस है, वो हम अभी एक इक्विटी मेथड का एक जनरल फिर से एक रिवीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो 3 लाख इंटू 30% कितना हो गया? ये 90,000। तो एंट्री अगेन ए लिमिटेड बोलेगा भाई हमें 90,000 भी लेना है, अगर वो नहीं दे रहे हैं, अभी हमने नहीं लिया है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा के दिखा देंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर इन एफसीटीआर, और ये शेयर इन एफसीटीआर भी
ओसीआई का पार्ट होता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता है। मैंने इस क्लास में ये भी बताया कि भाई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम केवल P&L का एक सेक्शन है, मतलब कुछ इनकम्स को वहां पे शो किया जाता है, और उसमें कौन कौन सी इनकम्स आती है, क्या क्राइटेरिया है, उस पर भी हम चर्चा आगे करने वाले हैं। पर एक कॉमन सेंस की बात है कि भाई जो जनरल जो एक्सेप्शनल केसेस में या एक्स्ट्रॉर्डिनरी केसेस में जो क्रिएशंस होंगी किसी इनकम के, उनको हम ओसीआई में ले जाएंगे। हालांकि रिवैल्यूएशन करना या एफसीटीआर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सेप्शनल बात नहीं है, लेकिन हम ओसीआई में क्या क्या जाने वाला है उस पर एक डिटेल चर्चा करेंगे। पर कॉमन सेंस से कुछ बातें आपको याद भी रहनी चाहिए। चलिए, तो 90,000 इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एफसीटीआर अकाउंट, ये भी अदर इक्विटी का पार्ट है, ओसीआई में चला जाएगा 90,000। अब यहां पर मैं एक बात बोलूंगा कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड हुआ, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय बी लिमिटेड और डिक्लेयर्ड एंड पेड भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। केवल डिक्लेयर हुआ हो या डिक्लेयर के साथ पे भी हो सकता है। अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो हमें डिविडेंड मिलना बाकी है। ए लिमिटेड की बुक चल रही है ये, तो ए लिमिटेड को बी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो 30% डिविडेंड ए लिमिटेड को भी तो मिलेगा, 30% डिविडेंड ए लिमिटेड को मिलेगा कि नहीं। तो डिविडेंड डिक्लेयर किया बी लिमिटेड ने, तो डिविडेंड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट से मैं ले लेता हूं, अमाउंट ले लेता हूं रुपीज से 20,000, डिविडेंड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और अगर आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, आपको आना चाहिए हाउ टू मेक द एंट्रीज प्रॉपर्ली। बैंक अकाउंट डेबिट ये 20,000। अब आप लॉजिकली सोचे भाई डिविडेंड तो इनकम था, डिविडेंड तो इनकम था, पर लॉजिकली सोचे क्या ये इनकम में क्रेडिट होगा? नहीं, अरे ये ऊपर वाली जो इनकम्स थी उसी में से तो मिला है। ऊपर जो इनकम्स थी तो आप तो पूरे इनकम मान चुके हो। आप लॉजिक से सोचिए, इधर ध्यान से सोचिए। अभी एफसीटीआर और रिवॉल्यूशन रिजर्व को छोड़िए, ये 60,000 का प्रॉफिट आपने पूरा ही ले लिया ना, तो कंपनी को जो टोटल प्रॉफिट हुआ था उसमें से 60,000 आपने अपना हिस्सा पूरा ले लिया, तो कंपनी ने भी तो उस टोटल 2 लाख में से 20,000 का डिविडेंड दिया होगा। ठीक है, तो यहां पर इनकम मानना चाहिए या इन्वेस्टमेंट कम करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट कम करना चाहिए भाई, डिविडेंड इनकम नहीं है ना, ये इनकम तो आप पूरी दिखा चुके हो ऑलरेडी 60,000। ठीक है, कंपनी को जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, आपने 30% पूरा 60,000 इनकम में दिखा दिया और अपना लेना दिखा दिया। इन्वेस्टमेंट डेबिट किया, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि बी लिमिटेड से हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी है, हमें इतना मिलना चाहिए। तो उसमें से जब वो कुछ दे देगा तो अब आपको जब मिल गया तो आप वापस उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो कम करोगे। तो इक्विटी मेथड कहती है कि भाई डिविडेंड रिसीवेबल से इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो अगली एंट्री यहां क्या होगी? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और इतना नहीं सोचना है तो इतना तो सोच ही सकते हैं कि भाई ध्यान देना कि ये डिविडेंड बी लिमिटेड ने 2 लाख के प्रॉफिट में से दिया है, तो इस 2 लाख में से ही आप कह रहे हो मुझे 60 लेना है, और 60 में से आपको ये मैं डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय बी लिमिटेड जो मैंने लिखा है ना, डिक्लेयर्ड बाय बी लिमिटेड, ये शेयर ऑफ ए लिमिटेड ही बता रहा हूं। अरे ये टोटल डिविडेंड होता तो मुझे इसका भी 30% लेना पड़ता। अगर ये 20,000 उसने टोटल डिविडेंड दिया होता तो बी लिमिटेड को, तो ए लिमिटेड को 30% से 6,000 मिलता। ये मैंने शेयर ऑफ बी लिमिटेड, शेयर ऑफ ए लिमिटेड ही ले लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। आप सोचेंगे सर अगर शेयर ऑफ 20,000 ये अमाउंट से दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप ये सोच सकते हैं कि सर 20,000 30% के बराबर है, तो टोटल डिविडेंड देखना कितना हुआ, 20,000 को 30% डिवाइड करें 66, तो दे सकते हैं कंपनी के पास प्रॉफिट है। और मान लो प्रॉफिट नहीं होता तो हो सकता है पास प्रॉफिट हो, तो अमाउंट पे मत जाना, मैंने डायरेक्ट शेयर दे दिया। अगर यहां पे लिखा होता कि नहीं साहब टोटल डिविडेंड 20,000 है, तो यहां 30% आता। ठीक है, तो भाई आप दिखा रहे थे कि साहब 60,000 लेना है प्रॉफिट, तो आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दी थी, है कि नहीं। अब 60 में से 20 आ गया ना, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तो ये इक्विटी मेथड है, डिविडेंड रिसीवेबल बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो इक्विटी मेथड से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताएंगे अब आप। 960, 1060, 1140, 1230 -10, 1210 आ रहा है 12,10,000।
चेक करें तो ये 12,10,000 ये इक्विटी मेथड से आएगा। ठीक है। अच्छा एक बात और मैं यहां करूंगा कि यहां पे देखें, एक चीज बताता हूं, ये जो 9 लाख रुपए जिस दिन आपकी वैल्यू थी, आपने 9 लाख में खरीदा था ना ये, तो मैं जनरल बात करता हूं, उस दिन मान लो बी लिमिटेड की जो नेट एसेट थी ना, उस दिन बी लिमिटेड की जो नेट एसेट थी, ठीक है, वो सपोज 50 लाख रुपीस थी, या अपन ऐसा मान ले चलो 20 लाख रुपीस थी, तो 20 लाख में का 30% अगर देखें तो 6 लाख होता है। अरे बी लिमिटेड की नेट एसेट 20 लाख रुपए थी, तो 20 लाख आपने तो 30% ही लिया ना, तो 20 लाख का 30% कितना होता है? 6 लाख। और आपने 6 लाख की चीज 9 लाख में ली थी। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट होती है ना, उसमें गुडविल इंक्लूड ही होती है। उस 9 लाख में अगर आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए तो गुडविल है। ये बात आप इंडेक्स 28 में पढ़ेंगे भी, जैसे आप एस 23 में भी पढ़ते थे ये। ठीक है ना, मैं ऐसे याद दिला रहा हूं आपको, सिंपल एक जनरल बात बता रहा हूं, तो आगे आना ही है भाई। आपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट का मतलब क्या है? आपने जो अमाउंट दिया, अब वो ज्यादा दिया तो ऑब्वियसली जो ज्यादा है वो उसी में तो है, तो उसी में गुडविल होती है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। खैर, तो ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए, तो ये तो केवल हमने एक सवाल लिया जनरल डिस्कशन इक्विटी मेथड को एक रिव्यू देने के लिए, और इसमें मेरे को आपको आज डिविडेंड का ट्रीटमेंट थोड़ा सा बताना था कि भाई जैसे बाकी प्रॉफिट शेयर से इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट बढ़ती है, ठीक है, तो डिविडेंड रिसीवेबल से कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए, डिविडेंड रिसीवेबल या रिसीट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब एसोसिएट टू कंट्रोल का एक क्वेश्चन हम करते हैं, एग्जाम्पल। एसोसिएट से मैं कंट्रोल पे चला जाऊंगा। ये एग्जाम्पल उसी है पर है जो हमारा आज का हेडिंग है, ये उसी पर है, एसोसिएट टू कंट्रोल यानी स्टेप एक्विजिशन पर। ठीक है, मैं जो ये एग्जाम्पल आपको नोट करा रहा हूं, ध्यान दे। तो ये एग्जाम्पल मैं शॉर्ट में आपको लिखवा रहा हूं, लेकिन ये एग्जाम्पल आपको मेरी बुक जो मैंने आपको दी हुई है, जो बुक हमने दी हुई है यहां से, उसमें मिलेगा सेम एग्जाम्पल। स्टडी मटेरियल में ये सेम एग्जाम्पल मिलेगा, और इंस्टीट्यूट का आपको शायद मालूम नहीं होगा, एक एजुकेशन मटेरियल भी आता है, वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है, उस एजुकेशन मटेरियल में भी एग्जाम्पल है। उसके अलावा एग्जाम में भी ये एग्जाम्पल आ चुका है। ठीक है, तो मैं अभी शॉर्ट में आपको बता देता हूं वो एग्जाम्पल क्या है, कैसा है, तो लिख लें। हम लिखते लिखते इसको करते जाएंगे। ये पहला एग्जाम्पल हम कर रहे हैं जिसमें एसोसिएट बनेगा पहले, फिर कंट्रोल आएगा। अभी तक हमने कौन से सवाल किए जो सीधे या तो कंट्रोल था और या फिर पैसिव इन्वेस्टर से कंट्रोल था, आया था, जो हमने पिछली क्लास में ही सीखा था। तो 14X1 की बात है, ठीक है, और PQR लिमिटेड नाम की कंपनी ने XYZ लिमिटेड नाम की कंपनी का जो है वो 30% शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं। ठीक, और ये कॉस्ट रुपीस से 8,000, इन करोड़ हो सकता है वो, तो 8,000 रुपए में ये किया है। ठीक, चलिए बताएं एंट्री क्या बनेगी। इन्वेस्ट PQR की बात कर रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट इन XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट 8,000 टू बैंक अकाउंट 8,000। इन्वेस्टमेंट की एंट्री हो गई। ये सेम क्वेश्चन है, मैं थोड़ा समराइज्ड फॉर्म में आपको लिखवा दूंगा। ड्यूरिंग 14X1 to 31st March X2, share of PQR Limited in XYZ Limited's profit as follows।
यहां पर XYZ के कुछ प्रॉफिट के बारे में बात दे रखी है, शेयर इन PNL दे रखा है, फिर शेयर इन FCTR दे रखा है, फिर शेयर इन रेवैल्यूएशन रिजर्व दे रखा है। ठीक है, तो ये दे रखा है से 700, ये दे रखा है 100 और ये दे रखा है 50। चलिए एंट्री क्या होगी बताएंगे अब आप। ये मैं स्टार बना रहा हूं, ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, यहां पर ये क्वेश्चन है और हम स्टेप बाय स्टेप भी साथ में सॉल्यूशन कर रहे हैं। डेफिनेटली जब आप एग्जाम मॉड्यूल का क्वेश्चन देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन साथ में होगा और इजीली आपसे हो जाएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हाँ, इस क्वेश्चन को जब आप स्टडी मटेरियल में सॉल्यूशन इसका देखेंगे या किसी भी किताब में कहीं देखेंगे ना, तो जनरली वो कंपाउंड एंट्रीज बहुत करते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, वही इफेक्ट आएगा। चलिए बताइए, यहां पे 700, 100 और 50 का 30% लेना है या पूरा ही ले लूं? शेयर ही दे दिया ना मैंने, सीधे शेयर ही दे दिया आपको। तो एंट्री क्या होगी बोले? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, वही इन्वेस्टमेंट इन क्या था? XYZ टू शेयर इन PNL टू शेयर इन FCTR टू शेयर इन RR। स्नेहल आवाज आ रही है आपको? स्नेहल बड़ोदरा से। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर इन PNL। तो PQR लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया है, इक्विटी मेथड चल रही है, तो ये प्रॉफिट का हिस्सा भी PQR को लेना है, ये 100 रुपए भी लेना है, और टू शेयर इन रिवैल्यूएशन रिजर्व 50। तो ये 850 हो गया। यहां पर मैं आपसे पूछूंगा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। PQR लिमिटेड जो इन्वेस्टर है वो अपने इन्वेस्टमेंट को, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हो गया अपना 8000 की तो कॉस्ट थी, और PQR ये दिखा रहा है कि भाई देखो, जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया है 30%, वहां से मेरा ये शेयर बनता है, 3 प्रॉफिट उसको हुए हैं, तो मेरा ये शेयर बनता है 700, 100 और 50। तो ये 8850 ये हमारे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट वैल्यू हो गई इक्विटी मेथड से। अगर 31 मार्च X2 की बैलेंस शीट बनेगी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी अगर PQR लिमिटेड की, तो उसमें इन्वेस्टमेंट 8850 पर आएंगे। डिविडेंड अभी नहीं लिया मैंने। क्लियर? ये हो गई बात। अब यहां से हम खेल शुरू करते हैं आगे का। ये एसोसिएट था, इक्विटी मेथड लगी, इंडेस 28 लगा, और इक्विटी मेथड कहती है कि एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स अगर बन रहे हैं, ठीक, तो उसमें आपको एक किस पे शो करना है? इक्विटी मेथड पे, मतलब 8000 पे नहीं, 8850 पर। क्लियर? ये क्लियर? मन में डाउट आएगा, सर ये कंसोलिडेट क्यों बना रहा है स्टेटमेंट? तो हो सकता है इसकी कोई और सब्सिडरी भी हो। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 31 मार्च X2 हो गया। अब यहां पे फर्दर इंफॉर्मेशन लें, यहां से हमारा सवाल शुरू होगा। मैं इसको एसोसिएट से कंट्रोल पे शिफ्ट करूंगा। PQR और XYZ के फर्दर शेयर्स खरीदेगा। फर्दर इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, ये 1/4 की बात है, अगले ही दिन की बात है। फर्दर 70% शेयर्स एक्वायर्ड बाय, कौन सी कंपनी थी? PQR लिमिटेड इन XYZ लिमिटेड। तो भैया पहले से 30% थे, अब 70% शेयर और ले लिए, तो 100% सब्सिडरी हो गई। PQR लिमिटेड इज पेरेंट कंपनी नाउ एंड XYZ लिमिटेड इज इट्स 100% सब्सिडरी। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ गया है PQR का, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी।
अगर पहले 30% था और 60% लिया होता तो इसका 90% होता, तो 10% दूसरे लोगों के पास होता, वो कहलाता था माइनॉरिटी इंटरेस्ट बचपन में। लेकिन यहां पर हम उसे कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो एक्वायर किया से, ये सब रुपीज इन करोड़ ले लो, वो तो 8,000 साढ़े जो भी है, ये एट 25,000 25,000 रुपए में, और FV ऑफ INA आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स किसकी? XYZ लिमिटेड, एक्वायरी की। एक्वायरर कौन है यहां पर? यहां से इंड AS 103 लग जाता है। जिस दिन एक्वायरर एक्वायरी रिलेशनशिप होता है उस दिन से इंड AS 103 लग जाता है। और पहली बार कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब बनेगी, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बनेंगे, तो इंड AS 103 लग रहा है। तो फेयर वैल्यू INR की यहां पर हम दे देते हैं। और इसमें एक और चीज लिखें, फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट। प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट मतलब कौन सा वाला? ओल्ड 30% जो था उसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो ये फेयर वैल्यू ऑफ, ये तो 30,000 ले लें, और ये प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट की वैल्यू 9,000 ले लीजिए। 9,000। तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं यहां पर। हाँ, इन्वेस्टमेंट कितने में खरीदे थे? 30%, 8,000 में। ठीक है, तो एसोसिएट का रिलेशनशिप आ गया था। तो आपका जो इन्वेस्टी था, ठीक है, जिसमें एसोसिएट था, उसने कमाया तो उसका 30% हिस्सा आपका था। मैंने 30% निकालना नहीं था आपको, मैंने डायरेक्टली वही अमाउंट दिया जो शेयर इनका था। अगर मैं टोटल इनकम देता उसकी तो 30% निकालते, वो इसका शेयर होता। तो शेयर आया तो उससे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई इक्विटी मेथड में। तो 8850 के इन्वेस्टमेंट बुक्स में आ गए। और अब एक्विजिशन आ गया। इंड AS 103 लगेगा कि नहीं? हाँ। कब से लगेगा? 14X2 से। एक्वायरर कौन? PQR लिमिटेड। एक्वायरी कौन? XYZ लिमिटेड। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या? 14X2। डेट ऑफ एक्विजिशन इज 14X2। बड़ी क्लियर सी बात है। तो यहां पर ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर है और 100% रिलेशनशिप है सब्सिडरी पेरेंट का, NCI नहीं है। लेकिन एट BC एंट्री अभी नहीं होगी, पहले होगी प्री BC। बिजनेस कॉम्बिनेशन के पहले कुछ बातें होंगी। यहां बताइए हमारी बुक्स में इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? 8850। लेकिन आज वो इन्वेस्टमेंट की, वो 30% शेयर्स हैं, उसी की ओल्ड 30% की आज वैल्यू क्या? 9,000। तो प्री BC 9,000 और 8850 का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया बताएं? 150। तो ये एंट्री बनेगी। फेयर वैल्यू चेंजेस कहते हैं इसको, फेयर वैल्यू चेंजेस। तो इन्वेस्टमेंट इन क्या था? XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट इन XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो P&L में ही चला जाएगा 150। अब बताइए रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, नोट इट प्रॉपरली, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। हाँ जी, कौन बताएगा? सिद्धार्थ बताएगा या तानिया? कौन बताएगा? सुमित? 9,000 रिवाइज कैरिंग अमाउंट रुपीज 9,000। 8850 के इन्वेस्टमेंट 150 से और बढ़ गए, ये 9,000 हो गए। ये कितने परसेंटेज ओल्ड है? इसको हम कहते हैं प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट। एक्चुअली ये डायरेक्ट एक्विजिशन का केस नहीं है, स्टेप एक्विजिशन है, ठीक है ना। पहली बार में एक्विजिशन नहीं हुआ, या तो दूसरी में होता, तीसरी में भी हो सकता था। पहली बार में हो जाए तो एक्विजिशन है, कंट्रोल पहली बार में आ जाए तो एक्विजिशन है, और पहली बार के बाद अब फिर कभी भी आए, जिस दिन आएगा उस दिन एक्विजिशन है, और इसका मतलब स्टेप एक्विजिशन है। तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट 9,000 आ गया। अब मुझे बताइए यहां पर जरा ध्यान से, मैं अभी यहां पर आपको बता दूं कि प्री BC में आपके यहां पे कुछ और करने वाला हूं, लेकिन प्री BC के लिए मैं थोड़ी सी मैं जगह छोड़ रहा हूं। आप भी चाहे तो
जगह छोड़ दें, 4-5 लाइन, मतलब मैं 2 एंट्रीज आपको लिखवाऊंगा यहाँ पे, लेकिन एट बीसी की एंट्री तो आप बता ही सकते हैं। एट बीसी क्या होगा? पीक्यूआर लिमिटेड एक्वायरर है, उसकी अपनी बैलेंस शीट है, XYZ लिमिटेड उसकी सब्सिडरी है, उसकी अपनी एक बैलेंस शीट है। अब इन दोनों को आपको मर्ज करना है, तो XYZ की असेट लायबिलिटी आप पीक्यूआर में लेकर आओगे, ठीक है ना। तो बुक में एंट्री क्या होगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या नेट एसेट अकाउंट डेबिट कर दूं? अमाउंट छोड़ दो आप, अभी नेट एसेट डेबिट होगी ना। किसकी बुक्स में एंट्री हो रही है? सब पीक्यूआर लिमिटेड की बुक्स में एंट्रीज पास कर रहे हैं, ठीक है। नेट एसेट डेबिट, नेट एसेट डेबिट होना ही है, मतलब ऑल एसेट डेबिट। पीक्यूआर XYZ की सारी एसेट्स को अपनी बुक में डेबिट करेगा और लायबिलिटी को क्रेडिट करेगा, तो नेट एसेट डेबिट होगी। और इसके बदले क्या ये नेट एसेट 100% है? हाँ। अगर ये मान लीजिए 90% होती तो 10% माइनॉरिटी का होता, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट NCI लायबिलिटी में आता। तो यहां पे 2 NCI मैं अभी ही यहां पर लिख देता हूं नील, ताकि दिक्कत नहीं हो। इस सवाल में NCI नहीं रखी है हमने, ठीक। अब इस 100% के बदले में हम क्या दे रहे हैं? कंसिडरेशन। क्या दे रहे हैं? तो हमने नेट एसेट डेबिट की, 2 हम क्या करते हैं? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन ये है ही, क्लियर। नेट एसेट डेबिट कितने से होगी? 30,000। 30 से 25 क्या था फिर? अच्छा, कंसिडरेशन था। नेट एसेट हमने डेबिट कितने से की? पीक्यूआर की बुक्स में XYZ की नेट एसेट 30,000 से डेबिट हो गई, और इसके बदले में हमने क्या दिया कि ये तो 100% है बॉस, ठीक है। कंसिडरेशन कितना लिखवाया था? 25,000 लिखे। कंसिडरेशन इज 25,000, ठीक है। क्या ये दोनों फिगर कंपेरेबल लगते हैं? नहीं भाई, ये 25,000 हमने दिया है 70% के लिए, और ये उसकी पूरी नेट एसेट है, क्लियर है। NCI नहीं है, ठीक। तो हम क्या माने? हमने 70% एक्वायर किया? नहीं, हम क्या बोलेंगे? हमने 100% लिया और पुराने 30% चले गए। यही हुआ ना भाई, अल्टीमेटली तो यही हुआ। तो यहां पर बताइए, 2 पुराने इन्वेस्टमेंट डी रिकॉग्नाइज होंगे, 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना? इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड, ये हमने कल भी किया था पैसिव इन्वेस्टर के केस में, तो कितना आएगा बताएं? 9,000। तो कंसिडरेशन वैसे कितना हुआ बताएंगे? कंसिडरेशन भाई 25 तो हम अभी दे ही रहे हैं 70% एक्वायर करने के लिए, ठीक है ना, और 9,000 हो गया। तो 25,000 प्लस 9,000 कितना हो गया? 34। अपने आप बताइए गुडविल कितनी आ गई? बैलेंसिंग फिगर लिख लें, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एंट्री तो हमने कल वाली क्लास में भी करी है। यहां तो पूरा 100% ही हमारा हो गया, लफड़ा ही खत्म है भाई। अल्टीमेटली 25,000, इसको बड़े सिंपल वे में भी सोच सकते हैं। 25,000 अभी दिए और 9,000 पहले दे रखे थे, ठीक है। तो टोटल हमारा 34,000 जो हमने दिया, जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास पहले से थे, उसकी वैल्यू 9,000 थी। तो अल्टीमेटली 34,000 टोटल 100% की वैल्यू है, और 30,000 टोटल उसकी नेट एसेट है। 4,000 की गुडविल आ जाएगी। ठीक, तो पुराने 30% इन्वेस्टमेंट जा चुके हैं और नए 100% इन्वेस्टमेंट आपके आ चुके हैं, ठीक है ना। पर वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएंगे क्या? नहीं, तभी तो वो गुडविल, नेट एसेट और उसका डिफरेंस ही तो गुडविल है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, हालांकि इस पर डिस्कशन की कोई जरूरत फिलहाल नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान दें। क्या पुराने इन्वेस्टमेंट डी रिकॉग्नाइज हो गए? मेरा सभी से क्वेश्चन है। हाँ, पुराने वाले हो गए ना। वो जो 30% बुक में थे वो तो हो गए, अब 100% आ गया है। वो जो 30% थे वो तो गए, लेकिन अब 100% आ गया है, तो आना ही था, वो तो आना ही था। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पुराने इन्वेस्टमेंट बुक से चले गए? क्या चले गए ना? पुराने वाले तो चले ही गए ना। तो ये जो 2 रिजर्व क्रिएटेड थे, ये FCTR और 50, बैलेंस शीट बनवाई थी भी मैंने थोड़ी देर पहले।
पीक्यूआर की, अगर मैं पीक्यूआर की बैलेंस शीट बनाता तो इन्वेस्टमेंट कितने के थे बोलो पहले? 8000। फिर 700 से इन्वेस्टमेंट बढ़ा ये, फिर 100 से बढ़ा, फिर 50 से बढ़ा। इधर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर इन पीएनएल, तो इधर पीक्यूआर की बैलेंस शीट में पीएनएल में कितना गया? 700। ओसीआई में कितना गया? 100 अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और ओसीआई में कितना गया? 50। ये भी हमने इसके जस्ट पहले पूरा एग्जांपल किया है, आप देख सकते हैं, यही था ना। और फिर उसके बाद हमने एक एंट्री पास कर ली इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल अगेन, तो वो कितने से एंट्री हुई थी? इन्वेस्टमेंट डेबिट 150 टू पीएनएल 150। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सिंपल बात है। चलो, तो पुराने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमारे पास दो आइटम, दो चीजें तो पीएनएल में जा चुकी हैं, तो पीएनएल में तो जाना ही था, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन दो चीजों को हमने पीएनएल में ना ले जाकर हमने उन्हें कहां ले गए हम? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। क्लियर? तो अब एक बहुत सिंपल सा लाइफ का भी फंडा है कि जब तुम ही नहीं तो तुम्हारी यादें भी नहीं, जब तुम ही नहीं तो तुम्हारी यादें भी नहीं। तो इसलिए इंडेस 23, इंडेस 103 की तो बात ही नहीं होगी। 103 तो बिजनेस कॉम्बिनेशन की एंट्री कर रहा है, 103 की एंट्री तो हो गई। इंडेस 28 ये कहता है कि अगर जिस इन्वेस्टमेंट पर आपने किसी इनकम को अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में भेजा था इक्विटी मेथड के चलते, तो जब वो इन्वेस्टमेंट आपकी बुक से चले गए, एसोसिएट का रिलेशनशिप खत्म हो गया, तो इक्विटी मेथड खत्म हो गई। और इक्विटी मेथड खत्म हो गई तो जो चीज पीएनएल में गई, भाई पीएनएल में तो जाना ही था, लेकिन किसी चीज को आप पीएनएल में नहीं ले गए थे, उसको ओसीआई में ले गए थे, तो उसको भी अब आप खत्म कर दो, उसको भी आप खत्म कर दो। तो फिर एंट्री क्या होगी बताएं? एफसीटीआर ओसीआई डेबिट। एफसीटीआर कितना था बताना? 100। इसको टू पीएनएल 100। अगर मैंने आपको याद हो तो मैंने एक दिन बताया था कि जो एफसीटीआर होता है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व का प्रॉफिट, वो पीएनएल में नहीं जाता, वो पीएनएल में एक दूसरा सेक्शन आजकल बनता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, उसमें उसको अदर इनकम। और ये कोई नई बात नहीं है, पहली बार नहीं कर रहे, बचपन से सीख रहे हो कि कुछ इनकम्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाती है, जैसे सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, ठीक है, सेल्स की इनकम, सेल्स का रेवेन्यू ट्रेडिंग में जाता है, अदर इनकम पीएनएल में जाती है, ऐसी कोई नई बात नहीं है, ठीक है कि नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाता है, तो पहले से पीएनएल के कई सेक्शन बनाना सीखे हुए हैं आपने, ठीक है। तो एज पर जो शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट है या इंडेस की बात करें तो जो पीएनएल बन रहा है वो दो सेक्शंस में बन रहा है, एक नॉर्मल पीएनएल और एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसमें कुछ इनकम को हमें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ले जाना है। वो डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी एक दिमाग में फिट होना चाहिए कि हाँ कुछ इनकम से, और मैं वो याद कराते जा रहा हूं आपको। मैंने दो बात याद करा दी, रिवैल्यूएशन रिजर्व और एफसीटीआर, ठीक है। और मैंने याद है उसमें आपको क्या बताया था? मैंने उसमें बताया था कि कुछ इनकम ओसीआई में जाती है और कुछ इनकम जो ओसीआई में जाती है वो रिसाइकल होती है और नॉन रिसाइकलिंग होती है। मतलब कभी वो कुछ इनकम जो ओसीआई में आई है वो एक दिन पीएनएल में वापस चली जाएंगी और कुछ कभी पीएनएल में नहीं जाएगी। उसको बोलते हैं ओसीआई रिसाइकल्ड और रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, लिखवाया था मैंने। और ओसीआई नॉट रिसाइकल्ड और नॉट रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, ठीक है। तो मैंने एफसीटीआर में आपको लिखवाया था रिसाइकल्ड, तो ये मैंने पीएनएल में भेज दिया। और जो आरआर वाला ओसीआई है वो भी खत्म करेंगे, डेबिट कितने से? 50 रुपीज से। लेकिन याद है मैंने बोला था ये नॉट रिसाइकलिंग होता है, तो ये अदर इक्विटी की एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगा, वो रिटेन्ड अर्निंग्स में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? टू रिटेन्ड अर्निंग्स। तो सर ये किया क्यों? सर ये कल तो किया ही नहीं था, बताओ कल ये क्यों नहीं किया था? क्योंकि कल तो पैसिव इन्वेस्टर से कंट्रोल था, तो कल तो इक्विटी मेथड लगी ही नहीं थी। कल तो इन्वेस्टमेंट जो थे उसकी कॉस्ट पे थे और सीधे फेयर वैल्यू चेंज हुआ था। ये बीच में शेयर ऑफ प्रॉफिट तो था ही नहीं ना कल। पिछले एग्जांपल में जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसमें ये था ही नहीं केस।
पर आज ये क्यों आया? क्योंकि इक्विटी मेथड के चलते आपने जो आपका एसोसिएट है, आपने उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट को आप इक्विटी मेथड पे लाए। इसका मतलब ही क्या है कि आपने उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट बढ़ा के अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिखा रखे हैं। और शेयर ऑफ प्रॉफिट में कुछ चीज पीएनएल में चली गई, वो तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ओसीआई में रखी हुई थी। ठीक है, अब आपका क्या आया? कंट्रोल आया, आपका कंट्रोल आया। तो आपने 70% और लिया है। तो आप ये मत मानो कि आपने 70 लिया है, आप तो ये मानो आपने 30 दे के 100 लिया है। आपने 30% दे के 100% लिया है, लिया 70 है। ये जो आपका कंसिडरेशन अभी आया है 25,000, ये कंसिडरेशन सिर्फ 70% के लिए है। ये कंसिडरेशन 70% के लिए है, लेकिन नेट एसेट हम 70% थोड़ी लेंगे। हमने नेट एसेट तो 100% लिए ना, तो हम क्या कहेंगे कि भैया 30,000 की नेट एसेट पे हमारा कंट्रोल आ गया है, लेकिन उसके लिए क्या देना पड़ा बताओ? 25,000 तो अभी दिए और 9 के वो इन्वेस्टमेंट है ही। तो पुराने वाले इन्वेस्टमेंट डी रिकॉग्नाइज हो गए। तो फिर इंड AS 28 यही कहता है, इक्विटी मेथड कहती है ये। ठीक है, ये जो मैंने हरकतें करी है, ये मैंने प्री बीसी की है, प्री बीसी। एट बीसी पे 103 लगेगा, तो प्री बीसी इक्विटी मेथड के लिए क्या कह रहा है इंड AS कि भैया इक्विटी मेथड नहीं रही। क्यों नहीं रही? अरे वो एसोसिएट ही नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो तो एक्वायरर बन चुका है, कंट्रोल आ गया है। तो फिर जब तुम ही नहीं तो तुम्हारी यादें भी नहीं। और इस भाई अकाउंटिंग हमेशा से मैचिंग पे चलती है, मैचिंग प्रिंसिपल्स पे चलती है। क्लियर है? तो एक को लेते हैं तो उसके कंपैरेटिव दूसरे को लेते हैं, ये मैचिंग होती है ना भाई। उस एक में बहुत सारी चीजें आती है, इस साल की इनकम इस साल के एक्सपेंस से मैच करेंगे। तो मैचिंग प्रिंसिपल पे अकाउंटिंग चलती है। तो इसको लेंगे तो उससे रिलेटेड इसको भी लेंगे। तो अगर इसको नहीं लेंगे, अब ये नहीं है, तो उससे रिलेटेड वो भी नहीं है। समवॉट ये मैचिंग प्रिंसिपल का ही कारण होता है कि तू नहीं तो तेरी यादें भी नहीं। ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो यहां पे देखो पूरी दुनिया चल रही है, यहां सब पूरी दुनिया अपने पास आ गई है, लेकिन बस वो नहीं है कि नहीं? बस वो नहीं है। क्या कर सकते हैं? ठीक है, नहीं मतलब टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने क्या सीखा? अगेन यहां पर हमने देखी, कल पिछली क्लास में भी एक नोट आपको मैंने दिया था। यहां पर इस अकाउंटिंग में वी एक्वायर 80% 50%। तो हम यहां पर भी क्या लिखेंगे? स्टेप एक्विजिशन की हाँ जी, स्टेप एक्विजिशन की जो अकाउंटिंग हुई है, स्टेप एक्विजिशन की जो हमने अकाउंटिंग की है, ये नोट में आपको यहां दे रहा हूं ताकि ध्यान रहे। हमने क्या माना? हमने 70% लिया, ये माना क्या? नहीं। अच्छा, एनसीआई नहीं आया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वो तो हमने पहले कितना लिया था? 30, बाद में 60 और लेते तो 90% होता, तो 10% एनसीआई की वैल्यू भी आती, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो स्टेप एक्विजिशन में हमने माना क्या बताएं? एक्वायर 100%। हमने 70% और नहीं लिया, हमने 100 लिए, हम तो ये मान रहे हैं। एंड प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट 30% डी रिकॉग्नाइज्ड। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से इन्वेस्टमेंट डी रिकॉग्नाइज हो गए। तो तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत किस फैसले पर पहुंची है कि एसोसिएट से पैसिव इन्वेस्टर से अगर कंट्रोल पे जाते हैं, पैसिव इन्वेस्टर से अगर कंट्रोल पर जाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे ले आओ, और उसके बाद एक्विजिशन आ गया है तो कंट्रोल वाली नेट एसेट को डेबिट करके गुडविल वाली एंट्री पास कर लें 103 के हिसाब से। ठीक है, और अगर एसोसिएट से कंट्रोल पे आप आते हो तो इन्वेस्टमेंट जो थे वो इक्विटी मेथड पे थे, उसमें प्रॉफिट का शेयर भी जुड़ा हुआ था, उसमें प्रॉफिट का शेयर भी जुड़ा हुआ था। ठीक है, और उसमें अगर प्रॉफिट का शेयर जुड़ा हुआ था तो आपने उसको इक्विटी मेथड पे मतलब वैल्यू कर रखा था, पहले उसको फेयर वैल्यू पर भी लेकर आओ, फेयर वैल्यू पर भी लेकर आओ। ठीक, उसके अलावा प्री बीसी आपको एंट्री और करनी पड़ेगी। कौन सी वाली? पुराने रिजर्व जो हैं उसको रिवर्स करने वाली। ठीक है, और उसके बाद बिजनेस कॉम्बिनेशन की एंट्री हो जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये चीज क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़े। तो हमने ये वाला केस भी देख लिया। तो कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड में हमने क्या क्या देख लिया? कंटिंजेंट कंसिडरेशन क्या होता है, डेफर्ड कंसिडरेशन क्या होता है,
प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट क्या होता है, शेयर बेस्ड पेमेंट का क्या करना है हमको, एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट का क्या करना है, ये सारी बातें जो मेजर थी वो कर ली। केवल पर्स बाकी है। पर्स व्हाट इज पर्स? प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप सेटलमेंट, वो बड़ा सिंपल सा पार्ट है। तो अब हम जो करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे यहां पर। तो आज तक हमने जितना पढ़ा हम उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करने वाले, मतलब एक तरीके से सॉर्ट ऑफ रिवीजन है प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी का। ठीक है, तो अपनी बुक निकाल लें। ये वैसे मैंने यहां पे ICAI का स्टडी मटेरियल ओपन कर लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहां करने जा रहे हैं। चलिए, a very important question, one of the most important question of Ind AS 103। कई बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। इलस्ट्रेशन 40 है स्टडी मटेरियल में, बुक में भी आप ये निकाल सकते हैं। आपको जो मैंने बुक दी है वो भी इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन के फॉर्म में है। तो इलस्ट्रेशन नंबर प्रोफेशनल एंड डायनामिक लिमिटेड कौन सा नंबर है? हाँ, लगभग नंबर सिमिलर ही रखें ताकि दिक्कत ना हो। और इस अपनी जो बुक है उसमें इलस्ट्रेशन सारे कवर्ड हैं, मॉड्यूल पूरा एज इट इज कवर्ड है, स्टडी मटेरियल ICAI का। और बाद में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो भी ICAI के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी हैं और उसमें फिर पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, चलिए, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैलेंस शीट ऑफ प्रोफेशनल लिमिटेड एंड डायनामिक लिमिटेड एज ऑफ 31 मार्च X2 इज गिवन। प्रोफेशनल और डायनामिक की बैलेंस शीट दे रखी है, PPE है, लैक्स में है ये पूरी बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, फाइनेंशियल एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल है, कैश इन कैश इक्विवेलेंट है, अदर एसेट्स है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में इक्विटी है, शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल में डायनामिक का शेयर 100 रुपए का है, प्रोफेशनल का 10 रुपए का है। वो 100 रुपए का डायनामिक का आप देखेंगे और प्रोफेशनल लिमिटेड का 10 रुपए का है। अदर इक्विटी दे रखी है। उसके बाद फाइनेंशियल लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स, कुछ नॉन करेंट लायबिलिटीज हैं। और फाइनेंशियल लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और ट्रेड पेएबल्स यहां दे रखे हैं। ये एक बढ़िया सी, सिंपल सी, सादी सी, सच्ची सी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। हमेशा इसी तरह की बैलेंस शीट हमेशा क्वेश्चंस में होती है। असेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, NC, नॉन करेंट, करेंट में, नॉन करेंट और करेंट में क्लासीफाई होती है और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में भी क्लासीफाई होती है। तो वो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया भी था कि बैलेंस शीट करेंट और नॉन करेंट में क्लासीफाई होगी, एसेट लायबिलिटीज, और उसमें भी करेंट नॉन करेंट में भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो यहां पर अब बहुत ध्यान से देखेंगे। प्रोफेशनल लिमिटेड ने 70% शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं डायनामिक लिमिटेड के बैलेंस शीट के जस्ट अगले दिन 14X2 को, और उसने अपने खुद के शेयर इश्यू कर दिए हैं 1 in ratio 1 शेयर ऑफ प्रोफेशनल फॉर एवरी 2 शेयर्स ऑफ डायनामिक। डायनामिक के हर 2 शेयर के बदले में उसने 1 शेयर इश्यू किया है। देखिए, कंसिडरेशन शेयर्स में है, कंसिडरेशन शेयर्स में है। और जो प्रोफेशनल लिमिटेड है उसके शेयर की फेयर वैल्यू भी मुझे दी गई 40 रुपए का एक शेयर है फेयर वैल्यू पर। ठीक, अब फेयर वैल्यू एक्सरसाइज रिजल्टेड इन फॉलोइंग। यहां पर देखें, अब कुछ जानकारियां दे रखी है। PPE की फेयर वैल्यू 350 लाख है। सर, ये किसकी PPE है, प्रोफेशनल की या डायनामिक की? तो कुछ दिया तो नहीं है, तो मैं मानूंगा कि डायनामिक की होगी, क्योंकि हम जब भी बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग करते हैं तो प्रोफेशनल ने डायनामिक को एक्वायर किया है,
तो एक्वायरी, बिका कौन है, बिका कौन है, कंट्रोल कब्जा किस पे हुआ, डायनामिक पे। तो हमें एक्वायरी की नेट एसेट चाहिए होती है और वो नेट एसेट फेयर वैल्यू पे चाहिए होती है, तो मुझे लगता है डायनामिक के लिए है। अब इसके बाद ये बी पॉइंट में पढ़ रहा हूं, यहां पर ध्यान देंगे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें क्योंकि ये एक्चुअली पहला क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि इसके पहले मटेरियल में बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, वो तो हो ही जाएंगे क्योंकि हमने वैसे कई एग्जांपल्स कर लिए हैं। तो यहां पर प्रोफेशनल लिमिटेड ने बोला हम तुम्हें कुछ और भी देंगे, हम तुम्हें कुछ और भी देंगे, एडिशनल पेमेंट देंगे। उसमें बोला कितना, कंसिडरेशन में और भी देंगे, क्या, हायर ऑफ, कोई दो शायद अमाउंट निकलेंगे, उसमें से हायर वाला लेना है, 35 लाख रुपए तो देंगे, या फिर हम एक्सेस प्रॉफिट का 25% देंगे आफ्टर एक्विजिशन ओवर इट्स प्रॉफिट इन प्रीसीडिंग 12 मंथ्स मेड बाय डायनामिक लिमिटेड। पिछले साल डायनामिक ने जो प्रॉफिट कमाया था उसके ऊपर जो, अब मान लो पिछले साल 1 लाख प्रॉफिट था, इस साल 1.5 लाख है, तो एक्सेस प्रॉफिट 50,000 है और उसका 25% जो भी है, तो एक्सेस प्रॉफिट का हम आपको 25% देंगे और ये 2 साल बाद देंगे। ये जो एडिशनल अमाउंट है दोनों में से हायर देंगे भैया, या तो 35 लाख देंगे या जो भी परसेंटेज से अमाउंट आएगा वो देंगे। अभी बात खत्म नहीं हुई मेरी। और डायनामिक लिमिटेड ने 10 लाख प्रॉफिट अर्न किया था प्रीसीडिंग ईयर एंड एक्सपेक्ट्स टू अर्न अनदर 20 लाख, अनदर 20 लाख एक्सपेक्टेड यहां पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा प्रोफेशनल लिमिटेड का एक कोई फाउंडर शेयर होल्डर है, प्रोफेशनल लिमिटेड जो है ऑल्सो एग्रीड टू पे 1 फाउंडर शेयर होल्डर्स, मतलब डायनामिक लिमिटेड का कोई फाउंडर शेयर होल्डर है। ध्यान से सुनना, डायनामिक लिमिटेड जो है उसका एक फाउंडर शेयर होल्डर है और उसको कंपनी ने, उसको प्रोफेशनल ने एक्वायर करते वक्त क्या बोला कि हम आपको 20 लाख देंगे, लेकिन बोले तुझे कंपनी में 2 साल और रुकना पड़ेगा। इसका मतलब ये कंपनी का एम्प्लॉय भी है, डायरेक्टर होगा या कोई नॉर्मल एम्प्लॉय होगा, तभी तो बोल रहे 2 साल और रुक। तो 2 साल और रुक, ये एम्प्लॉय तो है ही और साथ में शेयर होल्डर भी है, एम्प्लॉय शेयर होल्डर में याद दिला रहा हूं, अभी पहले क्वेश्चन पढ़ लें। तो एम्प्लॉय शेयर होल्डर को भी 20 लाख देने का वादा किया। अभी क्या करना है उस पर मत जाओ, अभी क्या करना है उस पर मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो, क्वेश्चन को रिटेन करो दिमाग में। चलो मैं ये पॉइंट तो मैं पढ़ूंगा भी नहीं, अभी केवल बता दूंगा इसमें क्या है। डायनामिक लिमिटेड जो है, जिसको अभी अभी प्रोफेशनल लिमिटेड ने जिसके 70% शेयर एक्वायर किए हैं, उस डायनामिक लिमिटेड ने अपने, मैं इसको समझा रहा हूं, हाँ, उस डायनामिक लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉइज को ईसॉप दे रखे थे, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट दे रखे थे कि हम तुम्हें शेयर्स देंगे सस्ते में, फ्री में, ठीक। और 2 साल बीत चुके हैं, टोटल वेस्टिंग पीरियड 5 साल था। 2 साल पहले डायनामिक लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉय को वादा कर दिया था, 2 साल बीत चुके हैं और 3 साल अभी और बाकी हैं, और अभी 2 साल बाद प्रोफेशनल ने डायनामिक को एक्वायर कर लिया है, तो बचे हुए 3 साल किसकी चलेगी, प्रोफेशनल की, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि जो ओरिजिनल 5 साल नहीं था, ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड यहां पे था 4 साल, कितना था, 4 साल, और ऑलरेडी जो है टोटल ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड जो है 4 साल था, ठीक है। डायनामिक लिमिटेड हैड ए सर्टेन इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड which was replaced by a new award issued by professional as per the original terms. The vesting period was 4 years and as of acquisition date employees, हाँ ऑलरेडी 2 साल सर्विस दे चुके हैं, ऑलरेडी 2 साल सर्विस दे चुके हैं, तो 4 साल टोटल था। 2 साल पहले कंपनी ने वादा किया था, डायनामिक ने अपने एम्प्लॉइज को कि हम तुम्हें ईसॉप देंगे, तो वो 2 साल बीत चुके, तो बचे हुए 2 साल और हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड क्या था, 4 साल, वेस्टिंग पीरियड कितना जा चुका है, 2 साल, वेस्टिंग पीरियड बचा कितना है, 2 साल। लेकिन यहां पर एज पर द रिप्लेस्ड अवार्ड्स, ये मैंडेटरी रिप्लेसमेंट है। प्रोफेशनल लिमिटेड ने डायनामिक लिमिटेड के एम्प्लॉइज को, जो डायनामिक लिमिटेड ने ईसॉप के वादे कर रखे थे, प्रोफेशनल लिमिटेड उसे रिप्लेस कर रहा है। मतलब आने वाले समय में अब डायनामिक लिमिटेड उनको शेयर्स इश्यू नहीं करेगी, कौन करेगा, प्रोफेशनल, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, जब अभी हम सॉल्यूशन करेंगे तो पूरी क्लैरिटी वापस आएगी, पूरा रिवाइज हो जाएगा। हाँ, तो रिप्लेस करेंगे, लेकिन वेस्टिंग पीरियड रिड्यूस टू 1 ईयर कर दिया है। मतलब वैसे टोटल वेस्टिंग पीरियड 4 था, बचे 2 थे, पर अब 1 साल से कम कर दिया, तो टोटल वेस्टिंग पीरियड 3 ही रह गया है, 3 ही रह गया है।
और उस दिन जो ओरिजिनल अवार्ड दिए थे, डायनामिक ने जो अपने एम्प्लॉय को ESOP का वादा किया था, उसकी वैल्यू 5 लाख थी और रिप्लेस्ड अवार्ड 8 लाख के थे। रिप्लेस न्यू अवार्ड की वैल्यू 8 लाख है। और ये आखिरी में डायनामिक के ऊपर कोई केस चल रहा है, ठीक है, 50 लाख का कोई क्लेम है, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू 5 लाख है और टैक्स रेट 30% है। आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है प्रोफेशनल लिमिटेड की, डायनामिक को एक्वायर करने के बाद की, और डिस्काउंट रेट की जरूरत पड़े तो 10% लेना है। क्लियर? ठीक है, इस क्वेश्चन को केवल रिटेन करो। एक प्रोफेशनल है, एक डायनामिक है, 70% शेयर एक्वायर किए हैं, कंसिडरेशन शेयर्स में दिया है, नीचे कंसिडरेशन के ABCD पॉइंट में और भी कुछ है, और उसके बाद हमें ओपनिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। बहुत ही फटाफट से, चूंकि आपको इंड AS 103 इतने सिस्टमेटिक तरीके से हमने क्लास में पढ़ा है कि आपको कोई दिक्कत इस सवाल में नहीं आएगी। यही कॉम्प्रिहेंसिव सवाल एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक, हमारा फोकस क्या रहेगा? चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ साथ। फर्स्ट स्टेप क्या थी? हम आइडेंटिफाई करते हैं एक्वायरर। आइडेंटिफाई द एक्वायरर। एक्वायरर आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक। और एक्वायरर कौन है ये कैसे देखते हैं, याद करें। या तो न्यू एंटिटी फॉर्म हुई है या न्यू एंटिटी फॉर्म नहीं हुई है, ठीक है। तो इस सवाल में, अच्छा, न्यू एंटिटी फॉर्म हो या ना हो, अगर कैश में कंसिडरेशन गया है केवल, तो जो कैश पे करेगा वो एक्वायरर है। लेकिन अगर शेयर्स में कंसिडरेशन है और न्यू एंटिटी फॉर्म नहीं हुई है, बताइए क्या प्रोफेशनल और डायनामिक दोनों मिलकर कोई नई कंपनी बना ली है? नहीं, तो न्यू कंपनी फॉर्म नहीं हुई है। इज दिस क्लियर? तो फिर उस केस में हम क्या देखते हैं, एक्वायरर कौन है। आपको तो लग रहा है प्रोफेशनल है, लेकिन पहले चेक करना पड़ता है कि वाकई में प्रोफेशनल एक्वायरर है या नहीं। तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं लीगल एक्वायरर, नोट करें प्रॉपरली, प्रोफेशनल लिमिटेड। लीगली एक्वायरी कौन है, एक्वायर हुआ कौन है? डायनामिक्स लिमिटेड। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा प्री BC परसेंट और पोस्ट BC का परसेंट। सर मतलब किसका? लीगल एक्वायरर का, ठीक है। लीगल एक्वायरर यानी प्रोफेशनल लिमिटेड। बैलेंस शीट में देखिए, प्रोफेशनल लिमिटेड की शेयर कैपिटल थी 500। प्रोफेशनल लिमिटेड की शेयर कैपिटल थी 500 और उसका एक शेयर 10 रुपए का था, तो इसके पास 50 लाख शेयर थे प्री BC, और पूरे के पूरे 50 लाख शेयर इनके पास ही थे। जरूरत नहीं थी मुझे बताने की, मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्ट 100%। $500 कैपिटल है ना प्रोफेशनल की, प्रोफेशनल के 500 है, एक शेयर 10 का है इसका, ठीक है। तो 50 लाख शेयर्स, कितने शेयर्स? हाँ तो पूरे, वो तो 100% ही होता है ना। प्रोफेशनल ने डायनामिक को खरीदा ही नहीं है अभी, तो पूरे 100% शेयर प्रोफेशनल के शेयर होल्डर्स के पास थे। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ, इसने डायनामिक को शेयर इशू किए, एक्वायर किया। तो डायनामिक को एक्वायर किया तो शेयर्स इशूड कितने किए ये देखते हैं। शेयर्स इशूड, ये वर्किंग नोट की तरह है। हाँ, अब देखें इसकी कैपिटल कितनी है डायनामिक की, 400 लाख थी ना। इसका एक शेयर कितने का था, 100 का। तो डायनामिक के टोटल शेयर कितने थे, 4 लाख। इसने पूरे नहीं खरीदे, इसने खरीदे 70%, तो इसने खरीदे 2.8 लाख शेयर्स, हाँ या ना। और 2.1 लाख शेयर्स के बदले में ये 2.8 लाख शेयर्स थोड़ी दे रही है, हर दो के बदले में एक, यानी प्रोफेशनल 1/2, ये 1.4 लाख शेयर्स। बहुत ही सिंपल।
प्रोफेशनल लिमिटेड ने डायनामिक लिमिटेड को के 70% शेयर एक्वायर किए हैं, तो 400 लाख की कैपिटल थी, एक शेयर 100 रुपए का था, तो डायनामिक के टोटल शेयर 4 लाख थे, 70% यानी 2.8 लाख। 2.8 लाख के बदले में उसने दिया क्या? प्रोफेशनल ने अपने शेयर्स दिए, अपने शेयर्स दिए तो 1/2 के हिसाब से। ठीक, तो बताइए पहले प्रोफेशनल लिमिटेड के कितने शेयर्स थे? 50 लाख, पूरे 50 प्रोफेशनल के शेयर होल्डर्स के पास थे 100%। अब नए शेयर्स मिलाकर कितने हो गए? 51.4 लाख। 51.4 लाख। सर ये 51.4 कैसे आया? क्लियर है ना? ये 1.4 लाख शेयर प्रोफेशनल ने डायनामिक को दिए, तो प्रोफेशनल ने इशू किए, तो 1.4 लाख, तो 51.4 लाख, और उसके पास 50 तो है ही, इंटू 100 परसेंटेज बता देंगे, 50 अपॉन 51.4, 97.27%। 97.27%। तो इस बिजनेस कॉम्बिनेशन के पहले प्रोफेशनल लिमिटेड के पास उसके खुद के 100% शेयर थे, ठीक, और इस बिजनेस कॉम्बिनेशन के बाद भी टोटल शेयर जो प्रोफेशनल के हैं उसमें 97% इसके पास हैं। तो अल्टीमेटली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्वायरर कौन है? अकाउंटिंग एक्वायरर भी कौन है? प्रोफेशनल लिमिटेड ही है। बताइए ये एक्विजिशन का केस है, रिवर्स एक्विजिशन का, क्योंकि जो लीगल एक्वायरर है वो ही अकाउंटिंग एक्वायरर भी है। हां, तो यहां पर आइडेंटिफाई द एक्वायरर हो गया है, ठीक। दूसरी स्टेप क्या होती है हमारी? एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट, या हम इसको कहते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन। सर इस डेट का क्या इंपॉर्टेंस है सर? अरे इसी दिन तो पहली बार कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी, और एक्विजिशन डेट निकालने के लिए भी हमने काफी सारी बातें क्लास में पढ़ी, लेकिन जनरली कॉम्प्रिहेंसिव जब बड़ा सवाल आता है ना, उसमें इसमें एक्विजिशन डेट निकालनी नहीं पड़ती, वो जनरली दे ही देते हैं। जैसे कि इस सवाल में दी 1/4x2, ये एक्विजिशन डेट भी आपको दे दी। हो गया। अब इसके बाद हम सबसे पहले क्या देखते हैं? एक्वायरर कौन है, ठीक, उसके बाद एक्विजिशन डेट क्या है। तीसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है नेट एसेट की लिस्ट बनाते हैं हमें, नेट एसेट ऑफ एक्वायरी। अरे बिका कौन है, कब्जा किस पे हुआ है, तो औकात किसकी देखी जाएगी? एक्वायरी। एक्वायरी का नाम यहां पे क्या है? डायनामिक लिमिटेड। और नेट एसेट ऑफ एक्वायरी देखी जाएगी एट एज ऑन कब? डोआ, डेट ऑफ एक्विजिशन। और किस वैल्यू पर? एट फेयर वैल्यू। एट फेयर वैल्यू देखी जाएगी, ठीक है। तो यह बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर अब हम नेट एसेट की लिस्ट बनाने वाले हैं। स्टेप 3 हमारा जो है नेट एसेट की लिस्ट है। तो चलिए बताइए, नेट एसेट की लिस्ट बनाएंगे। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना है, टैक्स रेट क्वेश्चन में गिवन है, टैक्स रेट गिवन है, तो हमें डीटीए डीटीएल का ध्यान रखना है, ठीक। चलिए हाँ, मैं जो पूछूं उसका आप आंसर देंगे। अभी नेट एसेट, अरे नेट एसेट में टेंशन मत लो, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। डायनामिक लिमिटेड की बैलेंस शीट मेरे पास है, सारी एसेट माइनस सारी लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू लेना है। मैं जो पूछूं आंसर दें। क्या कोई ऐसी एसेट है डायनामिक की जिसकी फेयर वैल्यू में और बुक वैल्यू में चेंज है? यस सर, पीपीई। पीपीई, ठीक है। बताइए उसका कैरिंग अमाउंट यानी फेयर वैल्यू क्या थी? एक मिनट, कैरिंग अमाउंट क्या था बैलेंस शीट में, पहले वो बता दें। डायनामिक का 500, और मैं जो बोलूंगा यहां पर फेयर वैल्यू क्या दे रखी है? 350। मेरी बात सुनना, मैंने इसको कैरिंग अमाउंट क्यों लिखा है? पुराना कैरिंग अमाउंट क्या है? 500। लेकिन एक्विजिशन की डेट पर हम बात कर रहे हैं एक्वायरर की।
तो उसकी बुक में जो एंट्री होगी वो किस पर होगी? 350 पर। यस और नो? ये ओल्ड कैरिंग अमाउंट क्या है भाई? 500 है ना, ये तो प्री बीसी है ना। एट बीसी तो फेयर वैल्यू ही कैरिंग अमाउंट होती है, एट बीसी तो फेयर वैल्यू ही कैरिंग अमाउंट होती है ना। तो वो कितनी है बताइए? 350। ये एट बीसी है। और इसका टैक्स बेस बताइए। इंडेस 12 लगेगा ना, डीटीए डिटेल निकालना है और टैक्स की वैल्यू नहीं दे रखी, तो मैं क्या मानूंगा कि जो पहले से भाई देखिए, बीसी छोड़िए, बीसी छोड़िए, अभी मुझे बताइए इस बिजनेस कॉम्बिनेशन के पहले कैरिंग अमाउंट क्या था? अकाउंटिंग के हिसाब से पीपी की वैल्यू 500 थी और अकाउंटिंग और टैक्स के हिसाब से क्या थी? कुछ नहीं दिया तो 500 ही लूंगा ना। मैं अज्यूम करूंगा कि अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर 500 था तो फिर पहले टैक्स बेस भी उसका 500 ही था। इज दिस क्लियर? तो टैक्स बेस तो ये 500 ही है। हमने पढ़ा सी असेट का केस है ये, ठीक है कि नहीं? सीए जो असेट का है इज लेस देन टैक्स बेस ऑफ असेट। कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट इज लेस देन टैक्स बेस ऑफ असेट। तो क्रिएट डीटीए, क्योंकि ये डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस होता है, तो दिस इज डीटीडी। तो क्रिएट क्या करेंगे हम? डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करते हैं। और डिफरेंस कितना है बोलना? 150। तो 150 का 30% 45 नोट करें, ये डीटीए क्रिएट होगा, ये डीटीए क्रिएट होगा। इसी के लिए हमने इंडेस 12 का बेसिक देखा था। जब भी किसी असेट का कैरिंग अमाउंट अगर उसका टैक्स बेस से कम है तो वो कहलाता है इंडेस 12 में डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस, और डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस अगर होता है तो फिर डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट की जाती है। मुझे नेट असेट की लिस्ट बनानी है तो मुझे डीटीए डीटीएल भी देखना होगा। हो सकता है बैलेंस शीट में ऑलरेडी कोई पहले से डीटीए डीटीएल हो, वो तो लेंगे ही, लेकिन यहां पर इंडेस 103 कहता है कि भाई बिजनेस कॉम्बिनेशन के वक्त भी आपको डीटीए डीटीएल रिकॉग्नाइज करना चाहिए अगर असेट की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में अंतर है तो। हां, अब इस सवाल में ध्यान से सुनना, जितनी भी और असेट लायबिलिटी बैलेंस शीट में दे रखी है, जितनी भी और असेट लायबिलिटी बैलेंस शीट में दे रखी है, उनके जो कैरिंग अमाउंट है ना, वो उसके बारे में फेयर वैल्यू दे ही नहीं रखी है, तो हम ये मानेंगे कि उनका कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू सेम है, तो उस पर कोई डीटीए डिटेल नहीं आएगा। लेकिन इस सवाल के एक आखिरी पॉइंट में आपको याद होगा, हमने नेट असेट के केस में आपको दो चीजें और बताई थी। अरे एक्वायरी की कोई कंटीजेंट लायबिलिटी तो वो भी तो आ सकती है, याद आया? तो यहां दे तो रखा है डायनामिक लिमिटेड का कोई केस पेंडिंग चल रहा है और उसकी फेयर वैल्यू कितनी है साहब? 5 लाख। क्लेम 50 लाख है पर उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 5 लाख। क्या बुक्स में ये लायबिलिटी थी? नहीं। तो भैया एक और आएगा ना, कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात हो रही है। इंडेस 103 आपको बताता है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर एक्वायरी की है तो अगर उसकी फेयर वैल्यू मेजरेबल है तो आपको लेना पड़ेगी ना वो। याद करें, हमने पढ़ा था नेट असेट जब हम एक्वायरी की देखते हैं तो उसमें हम ये दो एक्सेप्शन ध्यान रखते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी भी आ सकती है और उससे रिलेटेड एक इंडेमिनिफिकेशन असेट्स मैंने बताया था, पर वो तो असेट्स का छोड़िए, है ही नहीं लायबिलिटी। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का जो कैरिंग अमाउंट था वो तो नील था ना। कंटिंजेंट लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट क्या था? नील। क्यों नील, क्यों बताएं? पुराना कैरिंग अमाउंट नील था। ये चल रहा है बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्या चल रहा है बताइए? बिजनेस कॉम्बिनेशन पे आप तो ये बताइए एंट्री क्या होगी? ऑल असेट डेबिट टू ऑल लायबिलिटी। उस ऑल लायबिलिटी में कंटिंजेंट लायबिलिटी भी लूंगा ना, और वो लूंगा फेयर वैल्यू पर। किस पर लूंगा? तो अब हमें एट बीसी की बात करना है, तो कैरिंग अमाउंट बताइए क्या है? 5। यस और नो? और टैक्स बेस कितना है? इनकम टैक्स वाले तो लेंगे ही नहीं जब तक एक्चुअल लायबिलिटी नहीं आएगी। नील। वापस से याद दिलाऊं, स्टेप नंबर 1 एक्वायरर पहचान। देखिए मैं इसीलिए स्टेप वाइज चल रहे हैं ना, उसी पे फोकस रखो। स्टेप 1 एक्वायरर पहचानो, प्रोफेशनल लिमिटेड एक्वायरर। स्टेप नंबर 2
एक्विजिशन डेट निकाल ली। स्टेप नंबर 3, हमें एक्वायरी की नेट असेट्स लेनी है, फेयर वैल्यू पर लेनी है, डेट ऑफ एक्विजिशन की लेनी है, और नेट असेट में डीटीए डीटीएल का ध्यान रखना है, और साथ में एक्वायरी की कोई कंटीजेंट लायबिलिटी या उससे रिलेटेड कोई इंडेमनिफिकेशन असेट है तो वो भी नेट असेट का पार्ट होगी। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर डीटीए डीटीएल निकालते वक्त हर वो असेट लायबिलिटी चेक करनी पड़ेगी जिसका कैरिंग अमाउंट अलग है और टैक्स बेस अलग है, लेना ही पड़ेगा ना। तो बताइए, बिजनेस कॉम्बिनेशन, पहले कंटीजेंट लायबिलिटी भले ही बुक्स में नहीं थी, बिजनेस कॉम्बिनेशन के वक्त कंटीजेंट लायबिलिटी बुक्स में आएगी कि नहीं आएगी ना, तो उसका कैरिंग अमाउंट हो गया 5। ठीक है, इनकम टैक्स में कंटीजेंट लायबिलिटी, एक्चुअल लायबिलिटी जब होगी तभी पेमेंट होगा, तो उसका टैक्स बेस हो गया निल। तो ये लायबिलिटी का केस है। कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी। बिल्कुल भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना, 5 इज ग्रेटर देन निल, 5 इज ग्रेटर देन निल। तो अगेन याद करिए, वो रूल याद करिए, क्या करिए, डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस है ना, तो ये डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस है। तो अगेन क्रिएट क्या होगा, डीटीए, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा। डिफरेंस है 5 इंटू 30% इज 1.5। टोटल डीटीए कितना आ गया बताएं, टोटल डीटीए, अभी सारी नेट एसेट नहीं आई है, टोटल डीटीए आ गया 45 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 46.5। मैं इंड एस 12 के उस प्रोविजन, उस रूल को पूरा याद दिला देता हूं। अगर असेट का कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस से तो वो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस होता है, डीटीएल क्रिएट होती है। सीए ऑफ असेट इज ग्रेटर देन टीबी, क्रिएट डीटीएल। डीटीएल असेट के केस में, और सीए ऑफ असेट, ये ऊपर असेट का केस था, इज लेस देन टीबी तो क्रिएट डीटीए। और जो असेट का रूल है उसका अपोजिट लायबिलिटी में है। तो वो सारी बातें वही हैं, ये थोड़ा सा लैक ऑफ रिवीजन हो सकता है यहां पे, और कोई बात नहीं, वरना 100% जो हमने पढ़ा है वही होने वाला है। अब हम नेट एसेट निकाल रहे हैं। चलिए बैलेंस शीट देखकर बताइएगा, नेट एसेट ऑफ डायनामिक, बैलेंस शीट देख के बताएंगे। सबसे पहले मुझे बताएंगे पीपीई 350, पीपीई 350, ये डायनामिक की 500 मत ले लेना, फेयर वैल्यू पे लेंगे। इन्वेस्टमेंट 100, फिर इन्वेंट्रीज था शायद कितना 150। ये कैरिंग अमाउंट पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनकी फेयर वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम मानेंगे कैरिंग अमाउंट ही फेयर वैल्यू है। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स 300, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये कितना है 100। और बैलेंस शीट में देखें अदर असेट्स, कुछ भी नहीं कर रहा हूं यार, बचपन की बातें हैं ये, बहुत ही सिंपल नेट एसेट कैलकुलेट कर रहे हैं 230। सर ये क्या किया, डायनामिक लिमिटेड की बैलेंस शीट से हमने सारी एसेट्स की वैल्यू ले ली है, लेकिन हां ये फेयर वैल्यूज हैं, ठीक है। पीपी के अलावा किसी और की कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो मैंने कैरिंग अमाउंट की फेयर वैल्यू मान लिया। और एक और एसेट कौन सी है कि जल्दी बताइए, जो ऊपर हमने हरकतें की थी, कारनामे किए थे, डीटीए 46.5। एज पर इंड एस 103 जब एक्विजिशन की एंट्रीज होंगी बिजनेस कॉम्बिनेशन की, तो अगर असेट का कैरिंग अमाउंट और असेट लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट और असेट लायबिलिटी के टैक्स बेस में अगर डिफरेंस है तो यू शुड रिकॉग्नाइज डीटीए डीटीएल। टोटल बोले, और यहां लायबिलिटीज में मैं ले रहा हूं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कितना 200, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। आराम से बैलेंस शीट देखो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 70। और बैलेंस शीट में कोई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पहले से थी
35, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 150, कोई ट्रेड पेएबल है शायद, चेक कर लें। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 270, 35, 150 और 300। मैंने कोई वैल्यू गलत तो नहीं ली, वो चेक कर लेना बैलेंस शीट से। 350 तो ये ले लिया, 100, शॉर्ट टर्म बोरोइंग ट्रेड पेएबल 200, और ये देखिए मैं ले रहा हूं यहां पर कंटिंजेंट 300, ट्रेड पेएबल 300, और कंटिंजेंट लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में नहीं थी, डायनामिक्स में होती भी नहीं है वो तो, ठीक है, लेकिन बिजनेस कॉम्बिनेशन में हमने उसको लेना है तो उसकी कैरिंग अमाउंट आ गई 5 और टैक्स बेस हो गया नील, इसीलिए तो डीटीएल आया था, डीटीएल लेना पड़ा उस पर 5। ऊपर का टोटल बताएं ये ए है, नीचे का टोटल बताएं ये बी है, 1276.5, 760। ए माइनस बी से मुझे एक्वायरी की यानी डायनामिक लिमिटेड की नेट एसेट बता दीजिए एक्विजिशन डेट पर फेयर वैल्यू पर। 516.5, 516.5, चेक दिस, ठीक है, हो गया। स्टेप 1 एक्वायरर को पहचानो, स्टेप 2 एक्विजिशन डेट निकालो, स्टेप 3 नेट एसेट की लिस्ट बनाओ, एक्वायरी की फेयर वैल्यू पर, एक्विजिशन डेट पर, उसमें अगर टैक्स रेट दे रखी है और हर वो असेट और लायबिलिटी जिसका कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस अलग अलग है उस पर डीटीएल निकालो। और याद रखो इंटेंजिबल एक्वायरी की कंटिंजेंट लायबिलिटीज भी आएंगी जो आनी होंगी, हमने बता दिया था रूल, और इंडेमनिफिकेशन एसेट होगी वो भी नेट एसेट का पार्ट होगा। चौथे पे आइए, चौथे पे स्टेप 4 कौन सी होती है बोले, कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड। कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि कंसिडरेशन में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। स्टेप नंबर 4 कंसिडरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश तो दिया ही नहीं, कैश नहीं दिया साहब। इक्विटी शेयर्स दिए प्रोफेशनल लिमिटेड ने, कंसिडरेशन मतलब जो तूने दिया। देखो हमने वो परसेंटेज, अच्छा वो जो स्टेप 2 में हमने परसेंटेज कैलकुलेशन की थी ना, स्टेप 1 में एक्वायरर वाली, ठीक है, जनरली वैसी कैलकुलेशन करते नहीं है, वो दिख जाता है कि हाँ ये एक्वायरर है ना। इक्विटी शेयर्स कितने दिए थे प्रोफेशनल ने डायनामिक को, 1 मैं पूरा सवाल लैक्स में कर रहा हूं, 1.4 लाख शेयर्स दिए थे, और प्रोफेशनल ने अपने शेयर दिए थे, तो प्रोफेशनल का एक शेयर की फेयर वैल्यू 40 रुपए थी, तो इंटू 40 56 लाख रुपए, ये लैक्स में चल रहा है, ये कंसिडरेशन है, ठीक। अब डेफर्ड कंसिडरेशन भी हो सकता है, कंटिंजेंट कंसिडरेशन भी हो सकता है। अब यहां पे मैं कुछ बोलने वाला हूं, ध्यान दें। जो आज दिया वो तो कैश है, शेयर से। अगर एक्वायरर बोलता मैं फ्यूचर में दूंगा तो वो डीसी भी हो सकता है, एससीसी भी हो सकता है, डेफर्ड या कंटिंजेंट। फ्यूचर में दूंगा तो, लेकिन फ्यूचर में कंपल्सरीली दूंगा तो वो डेफर्ड कंसिडरेशन है। और फ्यूचर में मैं दे भी सकता हूं, ऐसा हो जाएगा तो दूंगा, वैसा हो जाएगा तो दूंगा, ये वो ये बट लेकिन किंतु परंतु, तो वो कंटिंजेंट कंसिडरेशन है। ये बात हमने की थी। इस सवाल में मालूम है सवाल बनाने वाले ने थोड़ा सा हमारी भावनाओं के साथ खेला है। ये जो बी वाला पॉइंट था ना, ये कॉम्बो है एक्चुअली। भाई अगर ये बोलता या तो मैं 35 दूंगा, ठीक है, या उसका हायर दूंगा, या 25% ऑफ प्रॉफिट दूंगा, तो हमें मालूम नहीं कि भाई क्या होगा। लेकिन एक बात तो उसने क्लियर कर दी, हायर दूंगा। क्या दूंगा? हायर। मतलब 35 लाख तो एक अमाउंट है, अगर वो एक्सेस प्रॉफिट का अमाउंट अगर मान लो 36 आता है तो 36 देगा,
और अगर वो एक्सेस प्रॉफिट का अमाउंट मान लो 34 आता है, मान लो, तो वो 35 तो फिर भी देगा। तो ये जबरदस्ती सीसी की बातें हो रही हैं, ये तो डीसी है। इन एनी केस 35 लाख तो देगा ही ना। इन एनी केस 35 लाख तो कब देगा? कब? आप लिखा है उसने, प्रोफेशनल लिमिटेड एग्री टू बी एडिशनल अमाउंट एज कंसिडरेशन 35 लाख, ये आफ्टर 2 years, आफ्टर। तो 35 लाख देगा या कोई अमाउंट का 25% देगा, विच एवर इज हायर। तो मान लो अमाउंट का 25% जो भी है वो 36 लाख आता है, तो इन एनी केस वो 35 तो देगा ही ना। यस और नो? तो हम डेफर्ड कंसिडरेशन और कंटिंजेंट कंसिडरेशन में समानता क्या बताते थे? दोनों फ्यूचर में, लेकिन असमानता क्या थी? डेफर्ड वाला देना ही है और इफ बट पे है तो सीसी है, कंटिंजेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया ये डेफर्ड कंसिडरेशन 35 लाख तो है ही, और ये 2 साल बाद है। 10% से डिस्काउंट करूंगा। डेफर्ड कंसिडरेशन हमेशा किस पे आता है? फेयर वैल्यू पे, और उसकी फेयर वैल्यू होती है फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू। तो 10% का डिस्काउंट रेट पहले साल का 0.9090, दूसरे साल का 0.8264 निकाल लें, कितना आ रहा है? 20.924। हाँ ठीक है, 924 ले लिया, 93 कर लेते हैं जो भी है, 28.924 या 93 कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। और कंटिंजेंट कंसिडरेशन तो अब कुछ नहीं, हमने 35 तो ले लिया। और याद करें कंटिंजेंट कंसिडरेशन किस पे लेते हैं? फेयर वैल्यू पर, है ना। कंटिंजेंट कंसिडरेशन किस पर लेते हैं? फेयर वैल्यू पर। तो क्या कोई कंटिंजेंट कंसिडरेशन दे रखा है? हाँ सर, गिवन इन क्वेश्चन तो है। अरे भाई गिवन इन क्वेश्चन तो है ही ना, वो जो एक्सेस प्रॉफिट का 25% है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन तो है ना। लेकिन एफ वी नॉट गिवन, एफ वी नॉट गिवन। उन्होंने बोला है कि वो एक्सेस प्रॉफिट इतना एक्सपेक्टेड है, तो वो तो एक्सपेक्टेड है, एस्टिमेटेड है। कंटिंजेंट कंसिडरेशन अगर आएगा तो किस पे आएगा? फेयर वैल्यू पर। किस पर आएगा? तो फेयर वैल्यू पर नहीं दे रखी तो मैं नहीं लूंगा, फेयर वैल्यू पर नहीं दे रखा, हो गया। और यहां पर मालूम है, यहां ध्यान से सुनना, ये कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर है। याद करें, मैंने आपको बताया था कंटिंजेंट कंसिडरेशन किसको दिया जाता है जनरली? एम्प्लॉय शेयर होल्डर को। तो आप उसको एज ए एम्प्लॉय कैपेसिटी में दे रहे हो या एज ए शेयर होल्डर कैपेसिटी में? अगर एज ए शेयर होल्डर कैपेसिटी में दे रहे हो तो फेयर वैल्यू पे आएगा। तो ये तो यहां पे तो जो कंडीशन थी वो प्रॉफिट बेस्ड थी ना, वो इस बेस, अगर वो इस पर बेस्ड होती, वो जो 25% वाली कंडीशन है, ये वाली ध्यान दें, ये जो 25% प्रॉफिट एक्सेस प्रॉफिट वाली कंडीशन है, 10 लाख प्रॉफिट जो भी, ये फ्यूचर सर्विस से रिलेटेड थोड़ी है। मेरी बात सुनिए, नहीं है, नहीं मैं सी पॉइंट की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं अभी बी पे ही चल रहा हूं। बी में 35 लाख रुपए का डेफर्ड कंसिडरेशन आ गया, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले ली, यस। लेकिन बी, जो बी वाले पॉइंट में जो दूसरा है कि वो हम एक्सेस प्रॉफिट का 25% देंगे, तो वो तो एक कंटिंजेंट कंसिडरेशन है ना। अगर वो 34 लाख आता है तो 35 हो गया, बात खत्म। लेकिन अगर वो 36 आ जाएगा तो 35 और 36 विचेवर इज हायर, तो उसमें 35 तो मैंने ले लिया, जो ऊपर वाला अमाउंट होगा 1 लाख, वो भी तो भविष्य में देना पड़ सकता है। तो वो कंडीशनल है, और वो कंडीशन एम्प्लॉय की फ्यूचर सर्विस से रिलेटेड नहीं है, वो तो कंपनी के प्रॉफिट पर बेस्ड है। तो मैं क्या कह रहा हूं, कंटिंजेंट कंसिडरेशन मैंने 2 तरह के बताए थे आपको, इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर। कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर में दोगे तो वो आएगा, तो यहां कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर वाला आना चाहिए था, पर वो जो उसकी कोई फेयर वैल्यू नहीं दे रखी है। उसके बाद इस सवाल में कंटिंजेंट कंसिडरेशन एक और है, अब सी पॉइंट पढ़िए, और वो कंसिडरेशन 20 लाख रुपए है, पर वो कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय में है। उसमें यह कहा गया है कि कोई एम्प्लॉय शेयर होल्डर था, कोई फाउंडर शेयर होल्डर था, जिसको प्रोफेशनल लिमिटेड ने बोला है कि तुम हमारे साथ फ्यूचर में 2 साल, 1 साल, 3 साल जो भी ये काम करो, हम तुम्हें 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे। तो भाई ये भी नहीं आएगा। एक्वायरर ने अगर एक्वायरी को कंटिंजेंट कंसिडरेशन देने की बात कही है, और उसमें वो भी इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होता, क्योंकि वो तो फिर सीधी बात है, वो तो एम्प्लॉय को पेमेंट हो रहा है, उसकी एम्प्लॉय कैपेसिटी में हो रहा है, तो उसका तो जब देंगे तब उसकी अकाउंटिंग, वैसे भी उसकी अकाउंटिंग पोस्ट बीसी जब देंगे तब होगी। उस पर इंडेस 103 तो लगता है एट बीसी,
एट बिजनेस कॉम्बिनेशन, आज अभी इसी वक्त, अभी की अभी लग रहा है ये, ठीक। और आगे बढ़ते हैं भाई, क्या कोई प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट है? मैं ऐसे ही लिख रहा हूं आपको याद दिलाने के लिए, क्योंकि कंसिडरेशन निकालते मैंने 7 इंपॉर्टेंट इश्यूज बताए थे। क्या कोई प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट है, जैसा कि हमने आज की क्लास में ही शुरू में किया था, एसोसिएट पहले से और फिर कंट्रोल? नहीं, सीधे 70%, ये स्टेप इक्वेशन है ही नहीं, तो प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट है ही नहीं। वरना प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट वाले इन्वेस्टमेंट को हम अभी आज के ही सवाल में, इसके पहले वाले सवाल में हमने कंसिडरेशन में लिया था। 25,000 करोड़ प्लस 9,000, 34,000 और 30 को इसके जस्ट पहले वाले एग्जाम्पल में। न कोई, क्या कोई पर्स है? नहीं है इस सवाल में, प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात नहीं है। क्या कोई एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट है? वैसे भी होती तो यहां आती नहीं है, नहीं आएगी। क्लियर? और देखें क्या है, शेयर बेस्ड पेमेंट, याद आ गया? शेयर बेस्ड पेमेंट, डायनामिक लिमिटेड यानी एक्वायरी ने अपने एम्प्लॉय को पहले से कह रखा है कि हम तुझे शेयर्स देंगे, और प्रोफेशनल लिमिटेड ने एक्वायर करते वक्त बोल दिया हम देंगे। अब ये तुम्हारे एम्प्लॉय नहीं, आज से ये मेरे हैं और मैं इनको दूंगा। ये मैंडेटरी रिप्लेसमेंट है। इसमें मैंने आपको 3 स्टेप्स बताई थी बेसिकली। यस, पहला एफवी ऑफ ओरिजिनल अवार्ड बताएं। जो डायनामिक ने अपने एम्प्लॉय को शेयर के वादे किए थे, उसकी फेयर वैल्यू 5 लाख। एफवी ऑफ न्यू अवार्ड बताएं, 8 लाख। सर न्यू अवार्ड की वैल्यू चेंज क्यों हो गई? अरे नई नई दुनिया, नए नए लोग, नया नया घर, नए नए सपने, नई नई बातें, तो हो सकता है ना। प्रोफेशनल लिमिटेड ने बोला भाई तुम्हारे फेयर वैल्यू, तुमने 10,000 शेयर का वादा किया था, हम इनको 15,000 शेयर देंगे, और उनकी फेयर वैल्यू अलग आ गई। चेंज हो सकता है, कंडीशंस चेंज हो सकती है, तो फेयर वैल्यू चेंज हो सकती है। ये सारा फेयर वैल्यू इंड AS 102 में हम देखेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट में, लेकिन ये दी हुई है यहां पर। तो पहली वाली स्टेप में हमको सिर्फ ये एक यहां पर फेयर वैल्यू लिख लेनी थी। अब हम क्या करते हैं, हमें ये देखना है कि कितना पोर्शन बिजनेस कॉम्बिनेशन तक का है, वो तो कंसिडरेशन में आएगा, और उसके बाद वाला नहीं आएगा। तो यहां पर ओल्ड अवार्ड की वैल्यू 5 लाख थी। मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? 5 लाख थी। कितने साल का वादा किया था? 4 में से कितने बीत गए? 2। तो 5 लाख जो वैल्यू थी इंटू 2/4 करेंगे ना। बताओ 4 क्यों करेंगे? ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड 4, और अभी रिवाइज वाला नया 3, विचएवर इज ग्रेटर, बताया था। वैसे सिंपल सी बात है, डायनामिक लिमिटेड ने 5 लाख की फेयर वैल्यू के ऑप्शन दिए थे। कितने साल बाद वेस्टिंग थी? 4। कितने बीत चुके? 2। तो 2/4 से निकालने कितना आ रहा है? 2,50,000 है, 2.5 लिखें, 2.5। तो अब मुझे टोटल कंसिडरेशन बता दें। 5 लाख में से 2, अच्छा इसमें स्टेप 3 भी तो थी, मैं हालांकि उस स्टेप 3 की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। 5 लाख में से 2.5 लाख रुपए का कंसिडर जो वैल्यू है उस शॉप की, वो बिजनेस कॉम्बिनेशन तक है, तो उसका जो है कंसिडरेशन का पार्ट होता है। मैंने उसका लॉजिक भी समझाया था आपको क्यों होता है, और ये वैल्यू चेंज नहीं होती। तो 5 लाख में से 2.5 लाख बिजनेस कॉम्बिनेशन के कंसिडरेशन चली गई, तो 2.5 लाख जो है पोस्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन है। अब बचे हुए 2 साल जो एम्प्लॉय सर्विस देंगे, 2.5 लाख उसके लिए बचा हुआ 2.5 लाख उसके लिए, तो उस पर इंड AS 102 लगेगा। लेकिन अब स्टेप 3 का अमाउंट अभी 2.5 लाख नहीं आएगा, कितना आएगा? 5.5। क्यों? क्योंकि जो नया प्रोफेशनल लिमिटेड ने जो एम्प्लॉयज को जो अब नए ऑप्शंस दिए, उसकी न्यू अवार्ड की फेयर वैल्यू 8 लाख है। तो 5 में से 2.5 चले गए थे, तो 2.5 तो पोस्ट BC आएगा, और जो 5 लाख के अवार्ड 8 लाख के हो गए, वो 3 लाख भी पोस्ट BC आएगा। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में सिर्फ 2.5 लाख आएगा। पोस्ट BC पे तो इंड AS 102 लगता है। बिजनेस कॉम्बिनेशन के बाद के लिए आप जो भी दोगे एम्प्लॉयज को, उस पर शेयर बेस्ड पेमेंट 102 लगेगा। तो खैर मुझे फाइनल आंसर दे दें, टोटल लगा दें, ये 9293 ले लें इसको, ताकि मैं सेकंड 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर दिया मैंने। 9 उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 87.43, ये 87.43 जो है, ये आ गया आपका
कंसिडरेशन। स्टेप 5 क्या थी बता दूं? स्टेप 5 में हमको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। अरे ये तो एक्वायरी की पूरी नेट एसेट है 100%, उसमें से 30% किसी और का है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और एनसीआई की वैल्यू मतलब, और एनसीआई को वैल्यू करने की दो मेथड होती है, फेयर वैल्यू और पसना। लेकिन कुछ दिया नहीं है तो मुझे पसना अच्छी लगती है, प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट। आप देखिए स्टेप बाय स्टेप कंसेप्चुअली करने से कितना इजी हो रहा है क्वेश्चन। हमें जब जिस स्टेप पर हमें, जिस जगह पर हमें उसी को फॉलो करना है, उसी पे फोकस होना है। मतलब इधर उधर सोचना ही नहीं है। पहले क्या निकालूंगा? एक्वायरर कौन, फिर क्या देखूंगा? एक्विजिशन डेट क्या, फिर क्या देखूंगा? एक्वायरी की नेट एसेट, फिर क्या देखूंगा? कंसिडरेशन, फिर देखूंगा एनसीआई। तो भैया नेट एसेट 87 पॉइंट नहीं, स्टेप 3 में नेट एसेट कितनी थी? 516.5। ये नेट एसेट थी डायनामिक्स लिमिटेड एक्वायरी की। इसका 30% निकाल दीजिए सीधे, ये हमारा नहीं है। कितना आता है? 154.95। ये हमारी स्टेप 5 है। आप स्टेप नहीं लिखे तो ऐसे 5 वर्किंग नोट टाइप हो जाएगा ये। हमें मेन सॉल्यूशन में तो सीबीएस बनानी थी। उसके बाद स्टेप 6 में क्या होती है बताइए? या तो गुडविल आएगी या गेन ऑन बार्गेन परचेज, जिसको हम कैपिटल रिजर्व बोलते थे पहले, आजकल उसको बोलते हैं गेन ऑन बार्गेन परचेज, जीओबीपी। और मैं इसको भी एक बार फॉर्मूले से नहीं लिखवा रहा हूं आपको, वो अपने आप बैलेंसिंग फिगर आता है। तो मैं आपको यहां पर एंट्री करवा रहा हूं। एंट्री पूछी नहीं है पर मैं करवा रहा हूं। स्टार्ट करें? क्या एंट्री होगी बताएं? नहीं, नेट एसेट अकाउंट डेबिट थोड़ी कर पाएंगे, एक एक करेंगे ना वो तो। हाँ तो करना पड़ेगी, आलस तो आएगा, आलस आएगा आपको, लेकिन करना यही पड़ेगी। हाँ बोलिए। ठीक है करवाओ, नहीं रहने दो। नेट एसेट एक्चुअली ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में अगर एग्जाम में पूछते तो करना पड़ती। चूंकि ये तो मैं ऐसे ही करवा रहा हूं, पूछी तो नहीं है, सिर्फ सीबीएस पूछा है आपसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो नेट एसेट डायरेक्टली ले लो, वरना सारी एसेट पूरी लिस्ट डेबिट और पूरी लिस्ट क्रेडिट। नेट एसेट अकाउंट डेबिट कितने से? 516.5। ठीक है, लेकिन 2 एनसीआई बोले हैं 154.95। अरे 30% हमारा थोड़ी है, हमने तो उस एक्वायरी की पूरी नेट एसेट ले ली 100%, और 30% हमारा नहीं है। ठीक, और 2 कंसिडरेशन बता दें 87.43। अरे ये जो कंसिडरेशन दिया है 70% के लिए दिया है, तो नेट एसेट भी तो 70% ही लूंगा मैं। अरे 100 डेबिट किया, यही तो है। जो कंसोलिडेशन होता है उसमें हम, जैसे सब्सिडरी का कंसोलिडेशन आप जो AS21 से भी करते थे, उसमें यही तो होता था। क्या होता था? आप सब्सिडरी की पूरी एसेट लायबिलिटी लेते थे और 30% माइनॉरिटी का दिखाते थे। वही हुआ। बैलेंसिंग फिगर बता दें 274.1। क्या, किधर? जीओबीपी, गेन ऑन बार्गेन परचेज अकाउंट 274 पॉइंट, गुडविल नहीं है ही साहब, 12 हो गया क्या? ठीक है, और मैं अगली एंट्री भी करवा रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट 87.43 टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 1.4 इंटू 10। अरे 1.4 लाख शेयर दिए थे ना 40 रुपए पर, इंटू 10। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 1.4 इंटू 30, 40 रुपए का शेयर था, 42। और बोलिए क्या? टू डेफर्ड कंसिडरेशन अकाउंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लिखें प्रॉपर। टू डेफर्ड कंसिडरेशन वो कितना आया था आपका? 28 पॉइंट, प्रेजेंट वैल्यू आई थी ना 35 लाख की, 28.93। लाइबिलिटी ये देना बाकी, सीसी था ही नहीं। कोई एसोसिएट वाले पुराने इन्वेस्टमेंट होते तो याद करो, 2 इन्वेस्टमेंट करवा दिया ना, और 2 एसबीपी रिजर्व याद आया। अरे फ्यूचर में ये प्रोफेशनल लिमिटेड शेयर इशू करेगी ना,
याद करो, हमने इंडेक्स 102 का भी बेसिक देखा था। एसबीपी जब शेयर इश्यू होंगे तब क्या एंट्री होगी भविष्य में, एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एसबीपी रिजर्व कितना आ गया बोलना, 2.5 बीइंग कंसिडरेशन चार्ज। ठीक, तो क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि बैलेंस शीट आप खुद बनाएंगे? मैं चर्चा जरूर करूंगा आपसे। ये हो गया। पहले क्या देखना है, एक्वायरर कौन, फिर एक्विजिशन डेट, फिर एक्वायरी की नेट असेट डेट ऑफ एक्विजिशन पर फेयर वैल्यू पर। उसमें याद रखना है हर वो असेट या लायबिलिटी जिसका कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस अलग होगा उसका डीटीएल देखना है। ठीक, उसमें भी ध्यान रखना है एक्वायरी की अगर कोई कंटिजेंट लायबिलिटी है या इंडेमनिफिकेशन एसेट है तो वो लेना है। फिर उसके बाद कंसिडरेशन ट्रांसफर में क्या क्या हो सकता है, कैश भी हो सकता है, शेयर्स भी हो सकते हैं, डेफर्ड कंसिडरेशन, कंटिजेंट कंसिडरेशन, प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट, शेयर बेस्ड पेमेंट। याद आया? ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई थी। और उसके बाद क्या देखना है, एनसीआई कैलकुलेट करना है। एनसीआई कैलकुलेशन की दो मेथड, पसना और फेयर वैल्यू। फिर गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज निकालना है। ये गुडविल का मैंने ऊपर छुड़वा दिया था, अगर इसको फॉर्मूले टाइप में देखेंगे तो कैसे करेंगे बताना। नेट असेट माइनस, अरे डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दो, माइनस क्या क्या बोले, एनसीआई प्लस कंसिडरेशन, बस 516 में से ये दोनों माइनस होंगे तो इन दोनों को ऐड करके 516 में से माइनस कर दो, जीओबीपी आ गया। वो ऊपर स्टेप में लिख देना आप चाहे तो। और अब हम एक बस फटाफट डिस्कशन ये देख लेते हैं, 2 मिनट का काम और ये हो गया। चलो, कंसोलिडेट बैलेंस शीट में क्या आएगा जरा बताना फटाफट से। ये आपके लिए एक तरीके से आपको स्वयं करना चाहिए, क्यों, पहली बैलेंस शीट है, आप बनाइए और प्रॉपर फॉर्मेट में बनाइए। ये बनाना है सबको, मक्कारी करोगे तो मैं बनवाऊंगा, बनाना चाहिए खुद। हाँ, पीपी कितनी आएगी बता दे, 300 तो आएगी और 500 नहीं आएगी, 350। इन्वेस्टमेंट 400 प्लस 100, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है भाई, इसमें वो इन्वेस्टमेंट नहीं है तो अदर इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंट्री 250 150, 450 300, 200 100, 400 230। इज्जत है ही नहीं, मतलब इज्जत नहीं है, गुडविल। ठीक है, मेरी तो है ना, गुडविल हो गया। इधर लाइबिलिटीज की बात कर लें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दोनों की जोड़ देंगे, सब वैल्यू सेम है ना, एक्चुअली फेयर वैल्यू पे आएगी। यहां पे डायनामिक लिमिटेड की कोई फेयर वैल्यू दे ही नहीं रखी थी। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आएंगे, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी, ठीक है, और ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट, इसको नेट ऑफ कर सकते हैं, इसको नेट ऑफ करके दिखाया जा सकता है। और उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दोनों की जोड़ देंगे, ट्रेड पेबल दोनों के जोड़ देंगे। अब बताइए यहां पर, ठीक है, अदर इक्विटी इसकी थोड़ी आएगी, इसकी असेट लायबिलिटी आ गई ना, हाँ, अदर इक्विटी ये वाली आएगी और जीओबीपी आएगा ना, और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी अभी आया है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी अदर इक्विटी में जाएगा जो भी हमने लास्ट एंट्री में किया, और गेन ऑन बार्गेन परचेज भी आएगा, और इसकी पहले से जो अदर इक्विटी थी वो आएगी। और कैपिटल में कितना आएगा भैया, 500 तो ये हो गए, और 56 का टोटल कंसिडरेशन था, 1.4 लाख शेयर, 40 वाले थे बट 10 नॉमिनल वैल्यू थी 14। तो आई थिंक थोड़ा बहुत आप देख लेना, ऑब्वियसली एसबीपी रिजर्व इक्विटी का पार्ट होगा, अदर इक्विटी का, ठीक है। और एनसीआई तो है ही, वो तो है ही सारी चीजें, एनसीआई आएगी, एसबीपी रिजर्व आएगा, वो सब आएगा, इसीलिए तो मैंने एंट्रीज करवाई है। ये एंट्रीज आ गई, ये भाई सारी नेट असेट बैलेंस शीट में आएंगी, बिल्कुल आएंगी। एनसीआई आएगा, बिल्कुल आएगा। जीओबीपी आएगा, बिल्कुल आएगा। कंसिडरेशन क्रेडिट होकर डेबिट होकर खत्म हो गया, लेकिन इक्विटी कैपिटल आएगी, प्रीमियम आएगी, डेफर्ड कंसिडरेशन की लायबिलिटी भी आएगी। ये लायबिलिटी है ना प्रोफेशनल की, हो गया, डेफर्ड कंसिडरेशन की लायबिलिटी भी आएगी और एसबीपी रिजर्व भी आएगा, ठीक है। 2 साल है तो खुद सोचे, नॉन करेंट में आएगी भाई। 1 साल विधि ने ईयर देना है तो करंट में लिख देते, 2 इयर्स बाद 2 इयर्स पे देना है तो नॉन करंट में लिख देंगे।
और एक बार प्रेजेंटेशन स्टडी मटेरियल से देखना तो थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो